लिंक है कि अगर किसी ने रिकॉर्ड करना है वो खुद कर सकता है। ठीक है, मेरे पास रिकॉर्डर है नहीं अभी। रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, तो अगर आप में से किसी के पास रिकॉर्डर है, अच्छा, तो आप रिकॉर्ड कर लो, फिर मुझे रिकॉर्ड करके लिंक सेंड कर देना। ठीक है, आज का जो एजेंडा है वो है इंट्रोडक्शन टू वेब इंजीनियरिंग पे। इसकी वजह मोटिवेशन थी। मेरे पास अभी थर्ड वाले की रिकॉर्डिंग आई नहीं है, जैसी मेरे पास आएगी अगर किसी ने की हुई तो मैं वो सेंड कर दूंगा, डिस्कॉर्ड पे भी भेज दूंगा और व्हाट्सएप में भी सेंड कर दूंगा। अच्छा, तो जो आज का एजेंडा हमारा वो है वेब इंजीनियरिंग का एक प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन। लाइक इसके पीछे जो मोटिवेशन है वो ये है कि मतलब सबसे पहले मैंने ये चीज नोट की है कि लोगों को, चलो अगर इतना पता है ना कि हमने क्या सीखना है, तो उनको फिर ये नहीं पता होता कि किस तरह से सीखना है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेब डेवलपमेंट और वेब इंजीनियरिंग। ये किसी भी तरह की इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट में ना एक डिफरेंस होता है, छोटी सा डिफरेंस है, छोटा सा। लेकिन लोगों को एक्चुअली में डिफरेंस समझ नहीं आता और लोग डेवलपमेंट को मिक्स कर देते हैं हमेशा इंजीनियरिंग के साथ। तो आज का जो बेसिक सेशन है वो इसके ऊपर होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब इंजीनियरिंग और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब इंजीनियरिंग और वेब डेवलपमेंट। और मैंने वो डिस्कस करना था उसके बारे में, इंटरव्यूज के बारे में, मॉक इंटरव्यूज के बारे में। तो वो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे फरवरी से। ठीक है, फरवरी के फर्स्ट वीक से या सेकंड वीक से। उसमें वो बेसिकली मॉक इंटरव्यू करने का जो मकसद है ना, उसकी जो पीछे मोटिवेशन है वो ये है कि मैंने देखा कि बहुत से लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, कैसे होता है। तो मैं उन्हें वीडियोस रेकमेंड कर देता हूँ यूट्यूब की, क्या मॉक इंटरव्यू देख लो या अपना खुद का एक मॉक इंटरव्यू दे दो। लीड कोड पे जाके थोड़े से पैसे लगेंगे बिकॉज वो प्रीमियम में आता है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वो कैसा होता है। तो वो से हम पैसे नहीं दे सकते, ऐसे है वैसे है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना 5-6 लोगों का हम मॉक इंटरव्यू करें, जिसमें मैं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करके फिर उसी पैटर्न पे चलो जिस पैटर्न पे आरबीसॉफ्ट पूछता है या जिस पैटर्न पे बाकी कंपनीज पूछती हैं। क्योंकि मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 8 से 10 कंपनीज में इंटरव्यू भी दिए हैं, टेस्ट भी दिए हैं। तो मुझे आइडिया है कि किस कैलिबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करके वो कहाँ तक जाते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह फरवरी में करेंगे। आप लोग उसे देखना, तो जिसका इंटरव्यू होगा वो बोल सकता होगा, हम उसे टास्क देंगे और वो हमारे सामने सॉल्व करेगा, और अगर वो कर लेगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि टाइम स्पेन क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो मॉक इंटरव्यूज इंशाल्लाह हम फरवरी में करेंगे। तो वो हम सिलेक्ट करेंगे कुछ लोगों को जिनका मॉक इंटरव्यू होगा। आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, मैंने लिंक सेंड किया था ग्रुप पे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका भी हो इंटरव्यू, तो आप उस फॉर्म को फिल कर देना, टेक्स्ट टैग सेलेक्ट कर लेना है किस चीज़ पे इंटरव्यू देना है। ठीक है, तो अब आते हैं वेब इंजीनियरिंग और वेब डेवलपमेंट की तरफ। तो दो चीज़ें सबसे पहले आपने यहाँ पे समझना है, इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो जो डेवलपमेंट है ना आपकी, वो है चीज़ को कोड लिखना। लाइक आपको मैंने एक टास्क दिया, ये मैंने आपको बता दिया कि एक वेबसाइट बनानी है जो ई कॉमर्स वेबसाइट होगी। पहला पेज पे प्रोडक्ट्स आएंगे, दूसरे पेज पे लाइक प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे तो हम उसके पेज पे चले जाएंगे। तो ये चीज को डेवलप करना है, इसका CSS लिखना है, इसका HTML का कोड लिखना, ठीक है, लाइक जिस भी फ्रेमवर्क में आप बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके हम डेवलपमेंट कहते हैं। पर डेवलपमेंट से पहले जब आप पेपर पे बैठ के ये डिजाइन करते हो ना सिस्टम को, एक किस तरह सिस्टम बनेगा, ऐप किस तरह से बनेगी, डेटाबेस क्या होगी, क्या क्या फीचर्स होंगे, उससे हम कहते हैं वेब इंजीनियरिंग। ठीक है, तो लाइक लोग बहुत से चीज को मिक्स करते हैं। मैंने आज आपके लिए ना एक छोटा सा डेमो तैयार किया हुआ, जो मैं खुद एक प्रोजेक्ट आजकल मैं कर रहा हूँ Node.js पे। सर्फिंग ऐप है, मैंने अभी भी स्टार्ट किया है रिसेंटली ना। तो लाइक मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से प्रोजेक्ट करता हूँ अपना जब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो लाइक आप यहाँ पे ट्रेलो देख सकते हो, अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही थी, मैंने ट्रेलो का प्रोजेक्ट ट्रैकर ओपन किया है अपना। जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करता हूँ ना किसी भी डोमेन में, चाहे वो नोड में हो चाहे वो जेंगो में कुछ भी हो, तो मैं अपने टास्क को स्प्लिट करता हूँ। इसे कहते हैं इंजीनियरिंग। ये सारा इंजीनियरिंग काम ये होता है। डेवलपमेंट करते हुए इंजीनियरिंग जो आती है ना, वो आती है आपके डेवऑप्स लेवल पे जाकर, कि कैसे सिस्टम्स आर्किटेक्ट और सारा कुछ, वो बात की बात है। पर आपके प्रोजेक्ट में कंपनीज में इस तरह से काम होता है, लाइक आपको ट्रेलो का डैशबोर्ड दे दिएगा या जीरा का डैशबोर्ड दे देंगे, कोई भी दे सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दे सकते हैं। हमारी कंपनी जो है वायरो क्लिकअप इस्तेमाल करती है, तो लाइक डिफरेंट होते हैं। तो मुझे ट्रेलो पे आया था, मैं शुरू से ट्रेलो पे करता हूँ। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं 4 से 5 कार्ड बनाता हूँ, एक फीचर्स का, एक बैकलॉग्स का, एक करंट वर्क का, क्वालिटी का और डन का। ठीक है, तो लाइक जिस तरह मैं अगर आपको बिल्कुल स्टार्ट में दिखाऊं, तो ये ऐप मैंने जब स्टार्ट की, इस ऐप का नाम है सर्फ ऐप। इसको जाकर आप गिटहब पे देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप गिटहब पे जाओ तो वहां पर जो सबसे ऊपर वाली रिपोजिटरी है ना आपको जो नजर आएगी टॉप वाली, तो वो है इस प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी। से मैंने काम शुरू किया है, अभी तक सिर्फ
ये है सर्फिंग ऐप MVC Node.js, ठीक है। तो ये मल्टी आपके पास MVC पैटर्न के ऊपर बेस करती है, मॉडल व्यू कंट्रोलर के ऊपर। तो ये काम, तो बेसिकली इस ऐप का आइडिया मैंने लिया खुद से कि एक ऐसी ई कॉमर्स ऐप हो, कि बेसिकली एक ई कॉमर्स ऐप है आसान लफ्जों में, जिसपे आप सर्फिंग बोर्ड सेल कर सको, ठीक है। तो इसमें अब फीचर्स क्या क्या होते हैं, सर्च हो सकता है, ठीक है, फिल्टर हो सकता है, इसे कहते हैं इंजीनियरिंग का काम। सारा काम होता है ये है, जिस अगर आपने ये बना लिया ना, तो कोड लिखना कोई मुश्किल नहीं, कोड आप गूगल से भी ले सकते हैं। तो कोड लिखना इज नॉट डिफिकल्ट, मैंने बताया ना, गूगल इज ऑल, कोड लिखना इज ऑल अबाउट वो समझ के लिखना जो कि आपको पता है कि मैंने लिखना है। वो कहाँ से लिखा, किधर से लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता, आजकल की इंडस्ट्री ऐसी चलती है। तो फिर मैंने कहा जाहिर बात है, अगर आपने लोकेशन बेस्ड सर्च करनी है कि मुझे सर्फिंग बोर्ड चाहिए, लेट से मैं अगर जाता हूँ जापान में, या मैं चाहता हूँ, ये बेसिकली आइडिया इस तरह से आया था कि लेट से इफ आई गो टू अ कंट्री जहाँ बर्फ बहुत पड़ी हुई है, और मुझे वहां पर जाके अपना वो करना है, एक सर्फिंग बोर्ड लेना है सर्फ करने के लिए, लाइक, ठीक है। तो हाउ विल आई फाइंड कि मेरे सबसे करीब सर्फिंग बोर्ड कौन सा है, लाइक, ठीक है। एक ऐसी ऐप हो जिसमें आप लोकेशन ऑन करो अपनी, और वो आपके करीब तरीन जहां जहां पे भी सर्फिंग बोर्ड्स है ना अवेलेबल मिल रहे हैं, वो आपको वहां पे ले जाए। लाइक सर्दियां हैं, तो सर्दियों का प्रोजेक्ट आइडिया ये सिंपल सा। तो मैंने बोला कि सर्च होना चाहिए ताकि मैं सर्च कर सकूं, फिल्टर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू गूगल मैप, यानी विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन फिल्टर होना चाहिए। तो अब इससे मुझे फौरन समझ आया कि इसमें एक लोकेशन डेटाबेस इस्तेमाल होगी। एक होती है नॉर्मल डेटाबेस, एक होती है लोकेशन की डेटाबेस। जिस तरह आपके पास आपने मैक्स डीबी का नाम सुना होगा, या आपने उसका नाम सुना होगा मैप बॉक्स का, तो लाइक वो आपको प्रोवाइड करते हैं जियो लोकेशन की डेटाबेस भी और मैप भी। तो मैं इंशाल्लाह इसमें मैप बॉक्स की एपीआई इस्तेमाल करूंगा फिल्टर करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू गूगल मैप्स के साथ। फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन पे मैंने आगे और चीजें ऐड की हुई कि इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है। तो लाइक यहाँ देख सकते हो, ऑथराइजेशन होगी, एडमिन का डैशबोर्ड होगा, पासवर्ड रीसेट होगा, एक मेलर होगा जो कि आपको मेल सेंड करेगा अकाउंट की वेरिफिकेशन करने के लिए, और इसमें 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होगी, यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगी। आपको ट्रेलो की एपीआई मैं इस्तेमाल करूंगा, उससे आपको फोन नंबर में मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया। उसके बाद इमेज अपलोड कर सकता है यूजर, यूजर की प्रोफाइल होगी, चेकआउट होगा, यानी कि पेमेंट सिस्टम भी तो बनाना ना कोई ना कोई। तो चेकआउट के लिए मैं स्ट्राइप इस्तेमाल करूंगा, और यूजर रिव्यूज भी लिख सकता है, यानी कि हर इमेज का, यानी कि हर जो इमेज होगी सर्फ बोर्ड की, उसका एक रिव्यू भी लिखा जा सकता है कि मुझे पता चलेगा इस प्रोडक्ट के ऊपर इतने रिव्यूज हैं, इतने लोगों ने इसे खरीदा हुआ, ठीक है। अब पहले दिन मैंने बूटस्ट्रैप एक्सप्रेस ऐप सेटअप की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट आप देख सकते हो, ये बेसिकली एक बहुत सिंपल सी जो आपके पास एक्सप्रेस जनरेटर नाम का प्लगइन है Node.js का, उसके साथ ये ऐप जनरेट हुई हुई है। ये कुछ भी नहीं करती अभी तो सिर्फ नॉर्मल, सिर्फ बॉयलर प्लेट कोड है। थोड़ा सा मैंने खुद ऐड किया है ये कंट्रोलर्स और मिडल वेयर्स वगैरह, ठीक है, ये पहले नहीं थे। वरना आप मेन आप देखो कि कोड सिर्फ इतना सा है, ठीक है। बाकी चीजें सारा कुछ मैंने इंपोर्ट्स वगैरह चेंज की थोड़ी सी। मैंने वार को कॉन्स्ट किया बिकॉज बाय डिफॉल्ट वार आता है ना आपके उसमें। लेकिन आप समझ गए हो कि क्या प्रोसेस होता है इंजीनियरिंग का। दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। ये वेब इंजीनियरिंग के अंदर आता है कि आपको एक आइडिया आया आपके दिमाग में, या आपको कंपनी ने कोई प्रोडक्ट दिया काम करने के लिए, आप उसको किस तरह से तोड़ते हो ना चीजों में, ये एसेंस आप यूट्यूब पे नहीं सीख सकते। ये आप जब खुद प्रोजेक्ट करोगे तभी सिर्फ सीखोगे। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ये चीजें मैंने कभी यूट्यूब पे नहीं सीखी, ठीक है ना। ये बहुत कम वीडियोस होती हैं जो आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। वो लोग डायरेक्ट कोड लिखना शुरू कर देते हैं विदाउट डिजाइनिंग द होल पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन आप कब सीखोगे, जब आप खुद से प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है। अब देखो करंट वर्क मैंने ऑथेंटिकेशन ऐड किया बिकॉज अभी आज का दिन मैं उसकी ऑथेंटिकेशन बना रहा हूँ, ठीक है। वो पासपोर्ट जेएस के साथ हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो मैंने पासपोर्ट जेएस भी ऐड किया हुआ, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस डिजाइन करनी है। तो देखो डेटाबेस डिजाइन करने में मैंने एक चेकलिस्ट मेंटेन की हुई, एक यूजर का मॉडल है, एक पोस्ट का मॉडल है, एक रिव्यू का मॉडल है। 3 मॉडल है मेरे पास। यूजर का मॉडल लॉगिन और ऑथेंटिकेशन करने के लिए, पोस्ट यानी कि सारी बात है कोई इमेज पोस्ट करेगा कोई बंदा लाइक अपने सर्फ बोर्ड की, तो उसके लिए पोस्ट का मॉडल होगा। और जब रिव्यू किसी ने लिखना है तो उसी पोस्ट मॉडल के ऊपर ही रिव्यू लिखा जा सकता है। तो आप इसे कह सकते हो कि एक पोस्ट का 1-to-many रिलेशनशिप है रिव्यू के साथ, और यूजर का पोस्ट के साथ भी 1-to-many रिलेशनशिप है। तो मुझे यहीं से देख के समझ आ गया कि डेटाबेस में क्या रिलेशनशिप्स होंगे, और मुझे समझ आ गया कि मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा मोंगो डीबी को, यानी कि नो एसक्यूएल डेटाबेस को। और मैं क्या करूंगा बाद में नॉर्मलाइजेशन लगा के, जब अगर मैंने सर्च को मोर फास्ट करना है, इंडेक्सिंग लगा के एक एक्स्ट्रा टेबल बनाऊंगा जहां पे यूजर्स को मैप करूंगा उनके रिव्यूज के साथ भी, ताकि आपको फास्ट रिव्यूज देखने को मिल सके, लोड टाइम और फास्ट हो जाए। तो लाइक ये चीजें वो हैं जो आप देखते साथ समझ जाओगे अगर आपने इस तरह का एक बैकलॉग क्रिएट किया होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद कंट्रोलर्स बनाने हैं, राउट्स बनाने, व्यूज बनाने। अभी मैं कर रहा हूँ ऑथेंटिकेशन में काम। जैसे मैं काम पूरा कर लूंगा फिर मैं इसको डाल दूंगा क्वालिटी चेक में, ठीक है। और जैसे क्वालिटी चेक में पूरा हो जाएगा फिर चला जाएगा डन में। तो इस तरह मैंने ये फीचर इंप्लीमेंट कर लिया। फिर मैं जाऊंगा गिटहब पे कमिट करूंगा,
और जाके यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन को चेक कर दूंगा कि मेरा ये काम हो गया। फिर सर्च और फिल्टर को इम्प्लीमेंट करना शुरू करूंगा। फिर वापस यहाँ पे आऊंगा, फिर सर्च को इधर लेके आऊंगा करंट वर्क में उठा के, फिर सर्च इंप्लीमेंट करूंगा, फिर उसको क्वालिटी चेक में डालूंगा और उसके बाद डन कर दूंगा। अब रियल लाइफ में ये क्वालिटी की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं कोई क्यूए इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन रियल लाइफ कंपनीज में इस तरह क्वालिटी का बोर्ड भी होता है, जहाँ पे क्यूए इंजीनियर जो होते हैं ना, कंपनी के क्वालिटी एश्योरेंस वाले, वो बैठे होते हैं, तो वो देख रहे होते हैं कि यहाँ पे काम कैसे करना है। लेकिन रियल जो आपका काम होगा एज अ डेवलपर, वो सिर्फ फीचर्स में, बैकलॉग्स में, करंट वर्क में रहना है। ये डन भी आपका काम नहीं है, ये डन भी प्रोजेक्ट मैनेजर खुद करता होता है, आप खुद से नहीं ये इसको यहाँ से उठा के डन में डाल सकते, ठीक है। ये आपका काम यहाँ से सिर्फ यहाँ पे जाएगा, क्वालिटी वाले चेक करेंगे उसे, फिर वो बताएंगे प्रोडक्ट मैनेजर को, जो कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, कि भाई इसका काम बिल्कुल ठीक है, कोड रिव्यू बिल्कुल सही है। फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजर उठा के ना यहाँ से इसको यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। अनटिल अनलेस आप खुद से नहीं डाल सकते, तो मैं खुद प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इसलिए मैं डाल रहा हूँ। अब लेट से सोचो आपको कोई भी स्टार्टअप आइडिया आता है, कोई भी आपके दिमाग में आइडिया कि मैंने स्टार्टअप करना है, मैंने बिजनेस करना है, कुछ भी आइडिया आता है, तो जब तक आपके पास ये इंजीनियरिंग माइंड नहीं ना होगा, डेवलपमेंट के स्टार्ट से लेकर डेवलपमेंट के एंड तक पूरा बैकलॉग क्रिएट करना और एक एक चीज को पहले से टास्क को डिफाइन करना, उसको स्प्रेड करना, तोड़ना, तब तक आप ना तो प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, ना कभी प्रोजेक्ट मैनेजर, ना प्रोजेक्ट लीड बन सकते हो। मैंने हमेशा ना लीड रोल्स में काम किया है। मैं वेरीफाई में था, वहां मैं लीड था टीम का। मैंने वायरो में भी काम किया, मैंने एज अ लीड काम किया, मेरे नीचे 2 लोग थे। तो मुझे ये चीजें पता है कि इस तरह से फीचर्स इंप्लीमेंट करना, सारा कुछ के स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। आपको ये कभी भी पहली बार में पता नहीं चलेंगे, बिकॉज पहली बार में किसी को भी नहीं पता था, मुझे भी पहली बार नहीं पता था, ठीक है। ये प्रैक्टिस, आप जितनी प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे, उतनी जल्दी आपको ये समझ आने लग जाएंगी। अब ये तो एक नोड जेएस का प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट के लिए ये चीज इंप्लीमेंट हो सकती है। आप रूबी ऑन रेल्स में कर रहे हो, लेट्स से अगर आपकी फ्रंट एंड ऐप रिएक्ट में और बैक एंड आपकी नोड में, या कुछ इस तरह करके है, तो आप यहाँ पे एक फीचर्स के साथ एक फ्रंट एंड बैक एंड का भी सेशन बना सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड वेब इंजीनियरिंग। अब इसको कोड लिखना, यानी कि लेट से यहाँ पे आगे मैंने कोड, लेट से अगर मैं जाता हूँ राउट्स में, तो मैं यहाँ पे जाके एक राउट क्रिएट फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम होगा पोस्ट, ठीक है। पोस्ट की राउट फाइल होगी, ठीक है। तो इसका नाम होगा पोस्ट डॉट जे एस, ठीक है, लाइक इस तरह करके इसका नाम होगा। तो इसे मैं सेव करता हूँ, तो ये पोस्ट डॉट जे एस सेव हो जाएगी। यहाँ मैं अब आके आपका वो सारा का सारा यहाँ से कॉपी करूंगा, और ये सेम वही चीज है हमें वहां पे चाहिए। हम var को कॉन्स्ट कर देंगे, बिकॉज ES6 में आपके पास कॉन्स्ट आ गया है। ये जो मैं अब आपके सामने कर रहा हूँ ना, ये डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ हम अब सेंड कर रहे हैं पोस्ट पेज को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट पेज, तो ये आपका पोस्ट पेज आ गया। तो इस तरह करके ये काम होता है कि आपने वहां पे पहले डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद आपको पता चला कि आपने पोस्ट का राउट डिजाइन करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिल्डिंग आउट राउट्स, करंट वर्क में राउट्स, और यहाँ मैं आके एक चेकलिस्ट एंटर कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास 3 राउट है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पेंसिल दबा के, तो यहाँ मैं लिखूंगा एडिट, यहाँ मैं चेकलिस्ट पे क्लिक करूंगा। चेकलिस्ट का नाम होगा, चेकलिस्ट ही रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आइटम ऐड करूंगा पोस्ट के राउट्स, ठीक है। आपके पास एक गेट राउट होगा, ठीक है। आपके पास एक पोस्ट का राउट होगा, एक पुट का राउट होगा, और एक डिलीट का राउट होगा। 4 राउट होंगे आपके पास, चारों मैंने ऐड कर लिए, ऐसे मैं कर दूंगा बंद। अब मैंने ये चारों इंप्लीमेंट करने हैं, तो मैं यहाँ पे आऊंगा वापस इधर, और इधर आके मैं राउटर डॉट गेट के आगे यहाँ से कॉपी करूंगा, और इसे मैं 4 दफा पेस्ट कर लूंगा, 1 2 3 और 4। मुझे पता है कि मुझे एक गेट का चाहिए, एक पोस्ट का चाहिए। तो लाइक यहाँ मैं करूंगा डिलीट, और ऊपर मैं यहाँ पे आगे करूंगा पुट, ये अपडेट करने के लिए। और यहाँ हम कर सकते हैं पोस्ट, और यहाँ हम कर सकते हैं गेट। तो ये गेट करेगा पोस्ट को, ठीक है। और ये बेसिकली पोस्ट को गेट करेगा, और आगे उनकी आईडी भी आएगी ना, क्योंकि मुझे सिर्फ एक यहाँ पे प्रिंट कराना है। मैं इसे यहाँ पे आईडी कर दूंगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे, ये सारी की सारी पोस्ट को शो करेगा। और पुट करने के लिए भी हमें, पोस्ट को एडिट करने के लिए हमें उसकी आईडी चाहिए होती है, तो यहाँ हम करेंगे कि भाई /ID, तो ये यहाँ पे उसे पुट करेगा। और डिलीट करने के लिए भी हमें आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा कि भैया पोस्ट, और उसके बाद ये आपके पास आईडी, ठीक है। लाइक दिस इज हाउ इजी इट इज टू, ये पूरा काम मैंने आपके सामने कितने मिनट में किया, ऑलमोस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी। और यहाँ मैं आके क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं चारों चेकलिस्ट को चेक कर दूंगा कि मेरे सारे राउट्स इंप्लीमेंट हो गए, ठीक है। मैं आपको एक सिर्फ रफ स्केच दे रहा हूँ कि डिफरेंस क्या होता है इंजीनियरिंग में और डेवलपमेंट में, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इंजीनियरिंग करना मुश्किल है, डेवलपमेंट करना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा सिंटेक्स पता है, थोड़ा सा अगर आपको आता है, तो आप डेवलपमेंट 5 मिनट में कर सकते हो, अगर आपके दिमाग में ये स्केच क्लियर है कि आपने करना क्या है, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पे 4x4 आता है, ग्रीन कलर का टिक लगे हुए आते हैं, इससे मोटिवेशन
उसकी रिक्वायरमेंट्स हमेशा डिफरेंट होती हैं और बैकएंड की रिक्वायरमेंट्स हमेशा डिफरेंट होती हैं। तो आज आपने ना इंजीनियरिंग बिकॉज बनानी जो कि नेक्स्ट बिलियन डॉलर कंपनी हो, ठीक है, और आपके दिमाग में आइडिया हो, अब वो कोई ऐप हो सकती है, वो कोई वेब एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है, वो कोई हार्डवेयर सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जब उस दिमाग के आइडिया को पेपर पे लिखने बैठोगे ना, तब उसमें कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जब भी आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में आओगे ना, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को कभी सॉल्व किया हो विद लेस टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो आपने कंस्ट्रेंट्स पढ़े होंगे वहां पे 10⁻6 से बड़ा सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, या जो टेस्ट केसेस है वो 10⁻9 तक के हैं, तो आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है ताकि उसको 10⁻9 से 10⁻7 पे लेके आ सको। तो उसके लिए आप क्या करते हो, अगर O ऑफ n में आपका सोल्यूशन आ रहा था, उसको O ऑफ log n में करते हो। ये आपने डेटा स्ट्रक्चर में सीखा हुआ ना सारा कुछ। तो ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अब हर प्रोजेक्ट में, हर प्रोडक्ट में जब भी आप कुछ बनाना है तो कंस्ट्रेंट्स आते हैं। अब लेट्स से कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मुझे फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बनानी है, मुझे फूड पांडा को कम्पीट करना है, ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट बिलियन डॉलर जोमेटो बनना है, या मुझे स्विगी बनना है, या मुझे डोर डैश बनना है। काफी सारी दुनिया के ग्लोबल जायंट्स हैं जो फूड डिलीवरी करते हैं। लेट्स से हम फूड पांडा की एग्जांपल लेते हैं। फूड पांडा से पाकिस्तान का तो नहीं है, बाहर का ही है, लेकिन फिर भी यू कैन टेक एग्जांपल, पाकिस्तान में भी वो काफी ज्यादा ऊपर चले गए हैं। तो आप कहो कि मैं एक फूड डिलीवरी ऐप बनाऊंगा। अब सोचो जरा बैठ के, आपके दिमाग में आइडिया फूड डिलीवरी एप्लीकेशन का, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नया ट्रेलो डैशबोर्ड भी बनाएंगे और इस पे हम इसको इंजीनियरिंग करना सीखते हैं कि हाउ यू इंजीनियर अ प्रोडक्ट। आपके दिमाग में एक आइडिया है तो आप इसे कैसे सच में रियल लाइफ में कैसे लेकर आओगे, ठीक है। तो रुको जरा, यहाँ पे एक नया बोर्ड क्रिएट करने दो, तो मैं आपको बताता हूँ कि इंजीनियरिंग कैसे होती है। सेशन रख लेते हैं मेंटोरशिप एपिसोड 4। ये सब कुछ आपको बताना इसलिए जरूरी, कल को जब इंटरव्यू में जाके ये बोलोगे ना किसी के सामने, इस तरह से प्रेजेंट करोगे, तो वो बंदा आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा, वो उल्टा आपका फैन हो जाएगा। बिकॉज ये चीजें किसी को नहीं पता होती जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कभी भी एक नया बच्चा जो यूनिवर्सिटी से निकलता है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है, उसे कोई नहीं बता पाता। अब लेट्स से हमारे पास एक आइडिया है और हम चाहते हैं कि वी वांट टू क्रिएट अ फूड डिलीवरी ऐप, और हमें फूड पांडा का मुकाबला करना है, हमें उसे हराना है। अब हम पहले वेब इंजीनियरिंग करेंगे, फिर हम वेब को डेवलप करेंगे। तो फर्स्ट चीज आती है प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग, ठीक है। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हो, इस बात को अंडरस्टैंड करना। सॉफ्टवेयर डेवलपर वो होता है जो कोड लिखता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो फूड पांडा की ऐप में सबसे पहला जो कंस्ट्रेंट है, लेट्स से हम यहाँ पे पहले फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है, बाद में हम बाकी चीजों पे आएंगे फीचर्स, उसके बाद यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट्स लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तीसरा हम लिखेंगे उसकी डिलीवरी, यानी कि उसका कस्टमर बेस और सारा मेन टारगेट यूजर क्या होगा, तो वो यहाँ पे आएगा डिलीवरी में, हम किसको ये प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। और नेट से हम लास्ट में हम लिखेंगे क्वालिटी, या कोई भी आप चेक लिख सकते हो, जो भी आप करना चाहोगे, आपकी अपनी मर्जी है। तो लाइक फीचर्स में आके सबसे पहले आप यहाँ पे बताओगे कि मेन फीचर सबसे पहला क्या है, यूजर लॉगिन, यानी कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, कि यूजर जब तक लॉगिन नहीं करेगा हाउ यू कैन प्लेस हिज ऑर्डर्स। अब फूड पांडा के क्या क्या फीचर्स होते हैं, हमने उससे कुछ बेहतर करना है, ठीक है ना। वी वांट टू डू मोर देन फूड पांडा, जो पहले से वो दे रहा है, अगर हम वही करेंगे तो हम बिलियन डॉलर कंपनी नहीं बनेंगे। हमने कुछ ऐसा करना है जो पहले से वो ना कर रहा हो, ठीक है। तो हमने अब क्या किया, हम एक बिजनेस मैनेजर, हम बिजनेस भी पढ़ते हैं, मुझे बिजनेस पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं काफी कंपनीज की केस स्टडीज पढ़ता रहता हूँ, बैलेंस शीट पढ़ता रहता हूँ। तो लेट्स से हम जोमेटो, स्विगी और डोरडैश की केस स्टडी पढ़ी हुई हमने। हमने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लेक्चर्स लिए हुए हैं जो कि हमें बताते हैं कि कैसे बिजनेस को मेजर कैसे करते हैं, केपीआईज कैसे मेजर होती हैं, सारा कुछ ना। तो हमें पता है कि उन लोगों का, जोमेटो का जो बिजनेस मॉडल है वो चलता है डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी पे 30 मिनट्स डिलीवरी के ऊपर। फूड पांडा कुछ ऐसा वादा नहीं करता कि हम आपको 30 मिनट्स में डिलीवर करेंगे, जबकि जोमेटो आपसे वादा करता है कि हम 30 मिनट्स में डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो हमारा कंस्ट्रेंट पहला ऐड हो गया कि हमने फूड पांडा से अलग होकर हमने एक डिलीवरी देनी है 30 मिनट्स की, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम 30 मिनट्स में आपको खाना डिलीवर करें, ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट है। ये फूड पांडा पहले से नहीं करता। कंस्ट्रेंट क्या होता है, मसला, यानी कि हर वो चीज जो आपकी इनपुट की लिमिट हो और आपने इसको सॉल्व करना हो जो कि पहले नहीं हुआ हुआ। इंजीनियरिंग उसे कहते हैं कुछ ऐसा करना जो कि पहले चीज डेवलप ना हुई हो, ठीक है। और पाकिस्तान में रहते हुए 30 मिनट डिलीवरी वैसे ही इम्पॉसिबल है, वैसे अनरियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं इस कंस्ट्रेंट को पूरा करने की।
नेक्स्ट फीचर जो हमारे पास ऑथेंटिकेशन के बाद नेक्स्ट फीचर है, कंस्ट्रेंट में हम बाद में आएंगे, मैंने आपको बता दिया कि कंस्ट्रेंट कैसे सोचते हैं, इसके आपको बिजनेस नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिजनेस केस स्टडीज पढ़नी पड़ेंगी, आपको प्रोडक्ट्स इंजीनियरिंग का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी कैसे काम करती, वो नया क्या करती, वो नया क्या करती। कोई एक चीज अगर आप नहीं करोगे ना तो आपका बिजनेस बाकियों से ऊपर उठ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये एक सिंपल सी फिलॉसफी है। एक रेड ओशन होता है, एक ब्लू ओशन होता है। लाल ओशन में मछलियां लड़ रही हैं आपस में, दूसरे को मार रही हैं, पिज्जा हट वाले पिज्जा ऑनलाइन वालों को मार रहे हैं, पिज्जा ऑनलाइन वाले ठीक है जलाल वालों को मार रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं लोग। अब एक ऐसी मछली आती है जो लाल समंदर से निकल के नीले समंदर में चली जाती है, जहाँ पे कोई भी नहीं है, जहाँ पे वो अकेली मछली है। तो ये एक बार याद रखना कि जब आप यूनिक होते हो ना, या आपका यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बड़ा होता है, जो कि पहले किसी के पास नहीं होता, देन यू आर ओनली द कंपटीशन। फिर आपका कोई कंपटीशन नहीं होता, आप अकेले कंपटीशन होती है। तो जो लाल समंदर रेड ओशन है, वहां पे मछलियां आपस में एक दूसरे को लड़ रही है, मार रही है, और उन्हीं में से एक मछली निकल के आ जाती है ब्लू ओशन में। गूगल, फेसबुक, अमेजोन, ये सब कंपनी ऐसे ही लाल ओशन से निकल के ब्लू ओशन में आई। गूगल जब नया नया बना था उसमें 18 सर्च इंजन थे दुनिया में, 18। आज किसी एक 18 में से कोई भी किसी को नहीं जानता, सिर्फ लोगों को गूगल का पता है। वरना लोगों को आजकल के जो नए बच्चे आते हैं उनको तो पता भी नहीं कि कोई और सर्च इंजन दुनिया में है भी कि नहीं, सिर्फ लोगों को गूगल का पता है। किसी से पूछ लेना। इसे कहते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। ये भी बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी है, कभी बिजनेस डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा। अब आज नेक्स्ट चीज हमारे पास फीचर्स थे, हम ऑथेंटिकेशन पे थे। नेक्स्ट चीज हमारे पास है मेन्यू हमारा। हमने मेन्यू लिस्टिंग करनी है, तो हमने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। इसको आप मेन्यू लिस्टिंग कह सकते हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कह सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। और उसके बाद में ऑथेंटिकेशन होगी, आपके पास मेन्यू की लिस्टिंग होगी। अब नेक्स्ट चीज आपके पास आती है कि आपने यूजर के रिव्यूज लेने हैं। तो यूजर रिव्यूज होंगे, बिकॉज उसके बगैर तो कोई बंदा कुछ खाने को मंगवाएगा नहीं जब तक उसको पता नहीं कि उस पर रिव्यूज कितने हैं, ठीक है। और आपके पास एक कैटलॉग है। कैटलॉग क्या है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा ऐप है। कैटलॉग ऐप क्या होती है इनकी, फूड पांडा वालों की, कि ये जो दुकान वाले हैं ना उनको भी एक ऐप देते हैं बना के। ये उनका एक पूरा डैशबोर्ड है जहां से वो प्रोडक्ट को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो ये कैटलॉग उनके लिए है जो कि वो उनको हम बना के देंगे दुकान वालों को। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि अगर कैटलॉग को रिमूव करके आप लिखना है शॉप कैटलॉग लिख सकते हो कि हम दुकान वालों को कैटलॉग बना के देंगे ताकि वो चीजें अपनी ऐड और रिमूव कर सके। अब नेक्स्ट चीज पे आ जाओ, आपके पास वॉचर्स होते हैं फूड पांडा में, बिल्कुल ठीक है। वॉचर्स आ गए, आप वॉचर्स बना के दोगे। उसके बाद आप चैलेंजेस क्रिएट करते हो। चैलेंजेस होते हैं उस पर कि आपने इतने ऑर्डर किए तो आपको ये वॉचर देंगे, ये किया तो ये भी है। और उस पर आपके पास ऑफर, फिर आपके पास एक पेमेंट गेटवे होता है, ठीक है, पेमेंट गेटवे होता है। और आपके पास एक कैश ऑन डिलीवरी होता है, COD यानी कैश ऑन डिलीवरी। और उसके बाद आपके पास और क्या होता है फूड पांडा में, आपके पास टाइम कैलकुलेशन होती है। टाइम कैलकुलेशन ऑर्डर की के टाइम। अब ये जो टाइम कैलकुलेशन है ये कंस्ट्रेंट में आती है, ये आपके फीचर्स में नहीं, ये बड़ा मसला है। फिर इसको भी फीचर में लिख लेते हैं, वहां पर एप्लीकेट कर लेंगे टाइम कैलकुलेशन के डिलीवरी। उसके बाद आपका बेसिकली आपने आईडी जनरेट करनी है, आईडी जनरेशन किसकी, ऑर्डर की आईडी जनरेट करनी है, ठीक है। हर ऑर्डर यूनिक होता है दूसरे से, तो हर ऑर्डर की अपनी एक आईडी होती है। आपने ईमेल सेंड करनी है। अब ईमेल्स में सारी चीज ईमेल्स आती हैं, जो प्रोडक्ट की ईमेल है, यूजर के अकाउंट की ईमेल है, प्रमोशन ईमेल है, सब कुछ इसके अंदर आता है, ठीक है। अब इससे और आगे चलो तो और क्या कुछ होता है बताओ जरा। चैलेंजेस होते हैं, पेमेंट गेटवे हो गया, कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम हो गया, उसके बाद टाइम कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। आईडी जनरेट करते हैं फूड पांडा वाले। और क्या क्या कुछ होता है वहां पे, सोचने दो मुझे। डिस्काउंट्स भी डिस्कस हो गए, ठीक है। वाउचर्स डिस्काउंट एक ही बात होती है। आई थिंक इतने फीचर्स अभी आज के लिए बहुत हैं, बस इतने सोचो कि लेट से आप बना रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट में पहले 30 मिनट डिलीवरी का कंस्ट्रेंट आया, फिर आया अच्छा एक चीज तुम भूल ही गया, ये जो आपको राइडर की रियल टाइम लोकेशन आ रही होती है, ये सबसे औखी चीज है इम्प्लीमेंट करना, रियल टाइम लोकेशन, ठीक है। ये सबसे मुश्किल काम है, रियल टाइम लोकेशन को इम्प्लीमेंट करना। अच्छा जी, अब कंस्ट्रेंट पहला क्या है कि 30 मिनट्स में डिलीवर करना है, वरना हमारे और फूड पांडा में कोई फर्क नहीं रह गया, तो बिजनेस तो करने का तो फायदा ही नहीं है। नेक्स्ट चीज क्या है, रेस्टोरेंट्स, ठीक है। रेस्टोरेंट्स हैं वो मस्ट बी चेक्ड, यानी कि चेक होने चाहिए फॉर हाइजीन और बाकी कामों के लिए ना। तो हाइजीन की स्पेलिंग पता नहीं क्या है, यही है मुझे लग रहा है, हाँ यही लग रहे हैं। अभी ग्रामर नहीं बोलेगा, चलो नहीं बोला, अच्छा यानी कि ये स्पेलिंग है। अच्छा, तो रेस्टोरेंट्स मस्ट बी चेक फॉर हाइजीन के फूड पांडा नहीं करता, फूड पांडा को नहीं पता वो क्या मिला के खिला रहे हैं। बट हम एज अ स्टार्टअप हम ये अश्योरिटी दे सकते हैं अपने कस्टमर को कि हम लोग खुद जाके विजिट करके 30 मिनट्स, हमारी टीम जाती है 30 मिनट का विजिट करके, हमारे हर रेस्टोरेंट पे क्वालिटी चेक डेली किया जाता है, ठीक है।
तो ये एक काम है जो फूड पांडा नहीं करता, हम कर सकते हैं। ये जोमेटो करता है, ये आपके पास ओयो करता है। ये आइडिया मैंने ओयो से लिया एक्चुअली। ओयो रूम्स का आपने नाम सुना होगा, तो ओयो वाले 30 मिनट्स जाके डेली चेक करते हैं आपके रूम की सर्विसिंग वगैरह सारा कुछ। तो ये आइडिया मैंने ओयो से लिया है कंस्ट्रेंट्स में। नेक्स्ट है आपके पास 30 मिनट्स डिलीवरी के बाद नेक्स्ट चीज अब आपके पास है रियल टाइम। ठीक है, रियल टाइम तो कुछ भी नहीं होता, वो तो रियलिस्टिक तो कुछ भी होता है नहीं है, नियर रियल टाइम होता है। नियर रियल टाइम लोकेशन, राइडर की लोकेशन। और आपने देखा होगा फूड पांडा क्या पाकिस्तान की जितनी भी एप्स है, चाहे वो करीम हो, चाहे वो ऊपर पाकिस्तान में काम कर रही हो, या वो आपके पास फूड पांडा हो या करीम कुछ भी हो, लोकेशन में हमेशा वो मार खाते हैं। वो कभी भी लोकेशन को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते, वो पाकिस्तान के जीपीएस की वजह से। ये पाकिस्तान एज अ कंट्री सैटेलाइट में बहुत पीछे है, हमारी सैटेलाइट्स नहीं है हमारे पास, तो हमारे जीपीएस टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम रियल टाइम में लोकेशन आपको दे सकें। तो कभी कभी देखा होगा आपने कि राइडर आपके घर के बाहर होता है पर मोबाइल पे लोकेशन आ रही होगी रेस्टोरेंट के बाहर। ठीक है, तो लाइक ये मैंने खुद अपने साथ ऑब्जर्व किया है, एक दफा नहीं कई दफा। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि हमने एक सिस्टम इस तरह का बनाना जो कि नियर रियल टाइम लोकेशन दे हमें। ठीक है, और टाइम कैलकुलेशन वो भी नियर रियल टाइम होनी चाहिए, यानी कि ये भी नियर रियल टाइम होनी चाहिए, नियर रियल टाइम कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन। अब ये ना मैं आपको ये नियर रियल टाइम वाली जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब चीजें आप रिलेटेड ना आपके डेटा इंजीनियरिंग के साथ, इन सब में आ जाता है डेटा। और इसमें जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करने बैठोगे ना इस तरह का, तो यहाँ पे डेटा इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो लोग कैसे इस चीज को डिजाइन करते हैं, नियर रियल टाइम सिस्टम्स को। टाइम लिखना था मैंने। ठीक है, तो नियर रियल टाइम टाइम कैलकुलेशन, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स आते जा रहे हैं। लेट्स से और हम क्या बिजनेस में डाल सकते हैं, हमने साफ सुथराई डाल दी, हमने 30 मिनट की डिलीवरी डाल दी, हमने कहा हमारी ऐप आपको कभी मसला नहीं देगी। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, बस आई थिंक इतने कंस्ट्रेंट्स बहुत हैं। अब हमारे पास जो हमारा मेन कस्टमर है यानी कि डिलीवरी बॉय है, ठीक है, डिलीवरी बॉय भी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक तो डिलीवरी बॉय है, तो इस बॉय का हमने वो भी निकालना है खर्चा। ठीक है, वो भी हमने डिलीवरी कैब में से निकालना है। फूड पांडा बहुत चार्ज करता है डिलीवरी के, लव चाहे डिलीवरी बॉय, और इसके बाद आपका यूजर है। ठीक है, जिसको हम डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट एक्चुअली में ना, तो लाइक यूजर को जाती है, बीच में इंटरमीडिएटरी में डिलीवरी बॉय आ जाता है। तो देयर मस्ट बी अ सर्विस जो कि इन दोनों को आपस में रखे। तो कलेक्शन सेंटर्स होते हैं आपके पास फूड पांडा के, जहाँ पे पैसे भी कलेक्ट होते हैं और कभी कभी खाना भी कलेक्ट हो रहा होता है। तो कलेक्शन सेंटर्स भी आ जाते हैं आपके इसके अंदर। और उसके बाद क्वालिटी चेक में हम जब सब कुछ करते रहेंगे, हम डालते रहेंगे। अब देखो यहाँ पर अब बात आती है, ये आपने बना दिया, ये आपका पूरा इंजीनियरिंग पूरा हो गया। अब इसको कोड करने की बारी है। तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन कोड। अब कोड से पहले डिसीजन ये लेना होता है आपने एज अ वेब डेवलपर या एज अ टीम लीड या एज अ वेब इंजीनियर कि मैं इसको किस चीज में बनाऊं। अब खुद सोचो जरा बैठ के कि चलो ऑथेंटिकेशन तो मैं बना लूंगा किसी भी चीज में, जंगो में बना लूंगा, मैं फ्लास्क में बना लूंगा, मैं रूबी में बना लूंगा, जो भी बैकएंड का फ्रेमवर्क है ऑथेंटिकेशन बन जाएगी, समझो बन गई। मैन्युअल लिस्टिंग के लिए मैं फ्रंट एंड पे, अब बात यह है कि मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो एप्लीकेशन में सिर्फ एक दफा कोड करूं और वो वेब पे भी चले, वो मोबाइल पे भी चले, वो iOS पे भी चले, हर जगह चले। ठीक है, तो लाइक अगर मैं आपको रियल में बताऊं तो फूड पांडा की जो ऐप है वो एक नेटिव ऐप है। अगर आपने फूड पांडा का कभी सिस्टम डिजाइन पढ़ा हो तो नेटिव ऐप है, वो एक रिएक्ट नेटिव में बनी हुई एप्लीकेशन है, जो कि मोबाइल ऐप पे भी वैसी ही है, वेब पे भी सेम वैसे ही है। आप उसको iOS पे चलाओगे वहां पे भी सेम वैसी ही है, जहां तक मुझे पता है ना, जितना मैंने फूड पांडा के बारे में पढ़ा, तो एक नेटिव ऐप है। ठीक है, तो लाइक वो रिएक्ट नेटिव में बनी हुई है जितना मुझे पता है, बाकी मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन जितना मैंने सुना है वो रिएक्ट नेटिव के अंदर बनी हुई है। तो अब मैंने ये डिसीजन लिया कि आई विल क्रिएट दिस ऐप इन फ्लटर। एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, मैं बहुत एडवांस बच्चा हूँ और मुझे पता है फ्लटर की ना तो सपोर्ट इतनी ज्यादा है अभी, और ना ही फ्लटर पे अभी इतना ज्यादा काम हुआ है, फ्लटर पे इतनी बड़ी एप्स नहीं बनती। तो मैं कहता हूँ कि चलो मुझे जल्दी रैपिड प्रोटोटाइपिंग करनी है, तेज तेज काम करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इन्वेस्टर को आइडिया पिच किया कि हम ये 4 कंस्ट्रेंट्स लेके चल रहे हैं और हम गारंटी देते हैं कि हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। तो मैंने इसका आइडिया प्रेजेंट किया, मैंने उसे मांगा 15 करोड़ रुपया। ठीक है, उसने मुझे कहा मैं 5 करोड़ दे सकता हूँ, बाकी 10 करोड़ पहले प्रॉफिट के बाद दूंगा। तो मैं मान गया, मैंने कहा ठीक है 5 करोड़ दे दो। मैंने 10 लोग हायर किए जिसमें 2 डेटा इंजीनियर्स थे ताकि मैं अपना ये नियर रियल टाइम सिस्टम बना सकूं। 2 मैंने सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर किए, 4 लोग हो गए। 4 मैंने इंटर्न रखे और 4 मैंने SD1 रखे। ये मैंने 10 लोगों की टीम बना के एक दफ्तर लिया रेंट पे और वहां मैंने 10 लोग बिठा दिए। मैंने कहा चलो अब डिजाइन करो। अब वो लोग मुझसे हर 10 मिनट बाद आके पूछेंगे कि ऐसे ना हो तो ऐसे हो, ऐसे ना हो तो ऐसे हो, जब तक ये मैंने उन्हें बना के इस तरह का डैशबोर्ड ना दिया होगा। जब उनको मैंने ये सब कुछ इस तरह से बना के दिया होगा ना, उन्हें पता होगा किसका क्या काम है। मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर लूंगा और उससे मैं कहूंगा भैया ये सारा ये ऐप है, ये हमने बनाना है, अब आप इसकी इंजीनियरिंग करवाओ। ठीक है, अब लेट से मैं आपको हायर करता हूँ, ये मैं अभी तो नहीं पूछ रहा आपसे क्वेश्चन, लेकिन इंशाल्लाह जब आपके ये 6 मंथ मेंटोरशिप के पूरे होंगे
तो इस तरह आपसे पूरा सिस्टम डिजाइन करवाऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि मैं आपको अगर हायर करता इस काम के लिए तो आप इसे कैसे डिजाइन करते। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि एक पर्सपेक्टिव अप्रोच क्या होती है। मतलब दो अप्रोचेज होती हैं काम करने की, एक आपका पर्सपेक्टिव अप्रोच होती है, एक होती है रियल अप्रोच। तो जब आप कभी भी कुछ चीज डिजाइन करते हो ना, कभी भी रियल अप्रोच से डिजाइन नहीं करते, हमेशा उसको पहले पर्सपेक्टिव अप्रोच में सोचते होते हैं और बाद में उसको रियल अप्रोच में डिजाइन करते हैं। तो अब यहाँ पे आप इस चीज को गौर से देखना कि मेरे पास ये फीचर्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, डिलीवरी। तो मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, मुझे कहा गया कि साथ आपने डिसाइड करना है कि विच टैग टू यूज फॉर व्हाट, और किस चीज से क्या इंप्लीमेंट होगा, कैसे क्या इंप्लीमेंट होगा। और मुझे सीईओ ने सिर्फ इतना बोला है कि आपको पूरी अश्योरिटी है, पूरी रिलैक्सेशन है, जो मर्जी इस्तेमाल करो, मुझे बस ये चीज बनी हुई चाहिए। आई पे यू 1 लाख पर मंथ, लेट्स से स्टार्टिंग सैलरी इतनी बड़ी होती है नए बच्चे के लिए, तो मैं आपको इतना देता हूँ और आप मुझे ये बना के तो मुझे दिखाओ, टाइम मुझे बताओ। लेट्स से मैं से कहता हूँ कि इस ऐप को बनाने के लिए 3 मंथ का टाइम लगेगा, ठीक है, 3 मंथ में सारा कुछ तैयार होगा। अब मुझे 3 प्रोडक्ट्स तैयार करनी है, iOS ऐप, एंड्रॉयड ऐप और वेब एप्लीकेशन, 3 चीजें। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले अपने एंड्रॉइड डेवलपर्स को और iOS डेवलपर्स को इकट्ठा बिठाऊंगा और उन्हें कहूंगा भैया डिसाइड करो क्या करना है, फ्लटर पे काम करना है। अगर तो चारों को, यानी कि 2 मेरे पास एंड्रॉइड के रिसोर्स हैं, 2 मेरे पास iOS के, तो अगर तो चारों को फ्लटर आता है या चारों को नेटिव को एक फ्रेमवर्क आता है रिएक्ट नेटिव, तो मैं उनको कहूंगा भैया ऐप बनेगी रिएक्ट नेटिव में। सीधी बात है, कोई और दूसरी बात नहीं है। बिकॉज फ्लटर की सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है, फ्लटर बड़ी ऐप्स के लिए भी अच्छा नहीं है, तो हम रिएक्ट नेटिव में बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने डिसीजन लिया, पहला डिसीजन हमने क्या लिया कि हम ऐप बनाएंगे रिएक्ट नेटिव में। तो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर मैंने डिसाइड कर लिया कि आपकी ऐप का जो फ्रंट एंड बनेगा वो बनेगा रिएक्ट नेटिव में। अब यहाँ पे और कार्ड्स होते हैं, लाइक यहाँ पे एक नया कार्ड होगा जो कि होगा फ्रंट एंड के नाम का, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि चीजें ब्रेक कैसे करती हैं, ताकि आपको समझ लगे कि आपने किस फील्ड में जाना है, आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है। एक होता है फ्रंट एंड, फिर होता है बैक एंड, और तीसरे पे हमारे पास आती है CI/CD, यानी कि आपके डेवऑप्स की टीम आती है। तो यहाँ पे हम इसे डेवऑप्स लिख देते हैं। जिन लोगों को डेवऑप्स करने का शौक है आपको समझ आएगा डेवऑप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की टीम, बिकॉज वी नीड अ प्रोडक्ट जिसमें मशीन लर्निंग हो। जब तक आप पिचिंग में बोलते नहीं हो ना कि मेरी प्रोडक्ट में मशीन लर्निंग है, तब तक वो इन्वेस्टमेंट मिलती नहीं है। तो आजकल हर इन्वेस्टर के सामने आपको जाकर बोलना पड़ता है कि मेरी प्रोडक्ट में मशीन लर्निंग है, तब वो आप में इन्वेस्ट करते हैं, वरना नहीं करते। या आप बोल दो ब्लॉकचेन है, या बोल दो मशीन लर्निंग है, आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। तो मेरे पास डाटा इंजीनियरिंग की टीम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब हर चीज के लिए मैं एक सेक्शन बना रहा हूँ, किसका क्या काम होगा हम उसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे। और लास्ट में मेरे पास है प्रोडक्ट की टीम, ठीक है, जो कि रिव्यूअर्स हैं और सारा कुछ है, यानी कि QA, इसमें आप कह लो सारा कुछ आ जाता है। लाइक बैक एंड में मैं सारा कुछ इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो उसी में सब कुछ आ जाता है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अब आप टीम का हिस्सा हो, आप मेरी कंपनी में काम करते हो, लाइक मैं आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, CEO तो कोई मीर बंदा होगा, ठीक है। तो लाइक अब आ जाओ फ्रंट एंड पे। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया, रिक्वायरमेंट क्लियर कर दिया कि फ्रंट एंड बनेगा रिएक्ट नेटिव में, बिकॉज ऐप है ना मोबाइल की। तो आपने रिएक्ट नेटिव में फ्रंट एंड बनाना है, तो वो iOS पे भी चलेगा, वो एंड्रॉइड पे भी चलेगा और वो वेब पे भी चलेगा। इज वेरी इजी, नेटिव में कुछ भी बनाओ वो हर जगह पे चलता है, ठीक है। यू कैन यूज रिएक्ट के कंपोनेंट्स आल्सो इन रिएक्ट नेटिव इफ यू वांट, ठीक है। बाय नेटिव कंपोनेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि रिक्वायरमेंट्स में सारा कुछ ये एक जैसे मिक्स चीजें आ जाती हैं। उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट API इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये बेसिकली डेवलपर्स की मर्जी होती है। मैं वैसे आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, या आप चाहो तो रिडक्स भी कर सकते हो, ये भी आपकी अपनी मर्जी है। लाइक एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू टू यूज, जो आपका दिल करे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं बैकएंड पे। मेन जो कंसर्न, सबसे बड़ा जो हमारे कंस्ट्रेंट थे जिसकी वजह से हमारा बिजनेस उनसे अलग होना था, 30 मिनट्स डिलीवरी का और ये सारा कुछ का, ये सारा कुछ रिलेटेड है आपके बैकएंड के साथ, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बैकएंड इंजीनियर्स को रिक्वायरमेंट दी सबसे पहले कि भैया आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाओ, ठीक है। ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाओ किसके अंदर, लेट से आप बताओ किसमें बनाए, चैट में बताओ किसमें बनाए, जिसमें आप फोकस में बनाते हैं, तो मुझे चैट में बताओ। ऑर्डर कैंसिलेशन, हाँ ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं होती वैसे उसमें, है ना, फूड पांडा में तो हमें ऑर्डर कैंसिलेशन करनी चाहिए, हाँ नोड में बनाते हैं। तो लाइक हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमें नोड में बनानी है, तो वैसे कि नोड JS में ये बनेगी ऑथेंटिकेशन सिस्टम। एज अ प्रोडक्ट मैनेजर मैंने आपको बोल दिया कि आप बैकएंड टीम में हो, तो हम ऑथेंटिकेशन बनाएंगे नोड JS में। अब पहला रिक्वायरमेंट डन। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज के ऊपर, जो कि आपकी आती है पेमेंट सिस्टम, पेमेंट गेटवे, ठीक है, पेमेंट गेटवे, ठीक है। फिर आपका आता है रिव्यूज, रिव्यूज फिर आपके पास आते हैं प्रोडक्ट की लिस्टिंग, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये भी सारा कुछ बैकएंड में आना है। फ्रंट एंड ने सिर्फ और सिर्फ UI दिखाना है उस प्रोडक्ट का, उसकी लिस्टिंग, उसका सारा डेटाबेस सिस्टम, ये सब कुछ आपके बैकएंड वाले ने डिजाइन करना होता है। अच्छा, उसके बाद डेटाबेस, ठीक है। मुझे बताओ डेटाबेस कौन सी इस्तेमाल करेंगे, जो आप कहोगे वो इस्तेमाल करेंगे।
कौन सी डेटाबेस इस्तेमाल करें? हमारे पास दो डेटाबेसेस होती हैं, एसक्यूएल होती है और नो एसक्यूएल होती है। तो आप मुझे बताओ, मैं आपको फिर बताऊंगा कि मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच क्या होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है ना, ये तो बनेगा भैया, यहाँ पे लिख देता हूँ डेटाबेस भी, ये तो बनेगा एसक्यूएल में, ठीक है जी, माई एसक्यूएल। इसमें तो कोई दूसरी ऑप्शन है ही नहीं ना हमारे पास। ये जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप माई एसक्यूएल के साथ बनाओ, ठीक है। फिर अब हम ऑथेंटिकेशन माई एसक्यूएल से बना रहे हैं, तो पेमेंट गेटवे के लिए हमें माई एसक्यूएल की जरूरत नहीं, पेमेंट गेटवे हम बना सकते हैं मोंगो के साथ, बिकॉज हमें सिर्फ पेमेंट का मेटा डेटा स्टोर करना है, हमें कार्ड स्टोर नहीं करने लोगों के, हमें सिर्फ और सिर्फ मेटा डेटा स्टोर करना है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो ये हम बनाएंगे मोंगो डीबी के अंदर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आपके सामने एक माइक्रो सर्विस बन रही है, ये एक अलग से माइक्रो सर्विस है, ये एक अलग से माइक्रो सर्विस है, बिकॉज हमारे पास ऑथेंटिकेशन एक अलग ऐप पर होगी, एक अलग एप्लीकेशन होगी जो कि नोड जेएस की एप्लीकेशन होगी, वो ऑथेंटिकेशन करेगी। फिर हमारे पास एक नोड जेएस की डिफरेंट एप्लीकेशन होगी जो कि आपके पास क्या करेगी, पेमेंट गेटवे बनाएगी, ठीक है, और मोंगो डीबी डेटाबेस इस्तेमाल करेगी। दोनों की डेटाबेस डिफरेंट है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ पे अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, एपीआई क्या होती हैं और माइक्रो सर्विस क्या होती है। तो आज आपको मैंने ये भी समझा दिया है। अब ये एक एपीआई होगी ऑथेंटिकेशन की, जो कि सिर्फ यूजर को ऑथेंटिकेट करके वापस रिस्पॉन्स सेंड कर देगी कि भैया मैंने यूजर को ऑथेंटिकेट कर दिया है, ये यूजर लेजिटिमेट है, अब ये ऐप को एक्सेस कर सकता है। पेमेंट गेटवे सिर्फ और सिर्फ पेमेंट लेगा इनपुट को और पेमेंट वापस रिस्पॉन्स में सेंड करेगा, ये एक पेमेंट की एपीआई होगी। तो मैंने अपने बैकएंड को तोड़ दिया एपीआई के अंदर, एक ऑथेंटिकेशन एपीआई, एक पेमेंट एपीआई, एक मेरे पास होगी रिव्यूज की एपीआई। अब रिव्यूज की एपीआई के लिए मैं डीआरएफ इस्तेमाल करूंगा, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इसे कहते हैं, ठीक है, डीआरएफ मतलब जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, बिकॉज ये बेस्ट है आपके इस तरह के कामों के लिए जिसमें आपके पास एसिंक्रोनस चीजें होती है, रिव्यूज आर एसिंक्रोनस काफी टाइम। तो लाइक डीआरएफ इज बेस्ट। आप चाहो तो नोड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर आपने मर्न स्टैक में ही रहना है तो जस्ट कीप इट सेल नोड। वैसे मेरे प्रेफरेंस में चाहता हूँ कि कुछ पार्ट्स के जगहों में भी हो, बट स्टिल अगर आपने नोड में ही करना सारा तो हम इसको नोड में ही करते हैं, ठीक है, इसको भी नोड में करते हैं। अब रिव्यूज के लिए भी आई विल यूज माई एसक्यूएल, बिकॉज ये कॉलम डेटा है सारा कुछ, बिकॉज मेरे पास यूजर का जो डेटा स्टोर हुआ है ना, वो हुआ है उसके इस फॉर्मेट में माई एसक्यूएल में। तो रिव्यूज को मैंने यूजर के साथ ना वन टू मैनी रिलेशनशिप में डालना है कि एक यूजर मैनी रिव्यूज लिख सकता है, ठीक है, इसे कहते हैं वन टू मैनी रिलेशन, कि एक यूजर वन टू मैनी रिलेशनशिप्स। तो ये मेरे पास एक डाटाबेस का स्कीमा भी तैयार हो रहा है साथ साथ। अब प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, ठीक है, तो ये लिस्टिंग में स्टोर, इसके लिए मुझे बैकएंड लिखने की जरूरत नहीं, नोड में ही करेंगे, बिकॉज को लगा हम सब कुछ नोड में कर रहे हैं। अब हर चीज नोड जेएस में करेंगे, हम जेंगो जुंगो कुछ नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो अब नोड जेएस लिखूंगा, मैं सिर्फ डेटाबेस लिखूंगा। तो प्रोडक्ट्स के लिए वी विल यूज मोंगोडीबी, बिकॉज प्रोडक्ट्स फ्रीक्वेंटली चेंज होती हैं, जो चीज फ्रीक्वेंटली चेंज होती है यू कैन स्टोर दैट इन मोंगोडीबी। फास्ट होती है, फास्टर राइट और रीड है एज कम्पेयर टू द टेबल डेटाबेस टू स्टोर प्रोडक्ट लिस्टिंग इन अ मोंगोडीबी टेबल, मोंगोडीबी का डॉक्यूमेंट, ठीक है। और हमने हर चीज का डेटाबेस लिख दिया है, इसकी अब जरूरत नहीं रही हमें, तो वी जस्ट छोड़ इट या लीव इट या डिलीट इट, कुछ भी जो भी डिलीट सीट हो जाए, यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा, आर्काइव कर देते हैं, चलो छुट्टी हो गई। अच्छा, हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्टिंग होगी, रिव्यूज हो गए, अच्छा पेमेंट गेटवे हो गया, टाइम कैलकुलेशन, आईडी जनरेशन। अच्छा, अब हमारे पास यहीं पर एक सर्विस होगी आईडी जनरेशन की, जो कि आईडी जनरेट करेगी, आईडी जनरेट, ठीक है, ये भी हम नोड में लिख रहे होंगे। तो आईडी जनरेशन ये भी हम मोंगोडीबी में स्टोर करेंगे, बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंट होता है इससे सारा कुछ। तो अब यहाँ पे आपके पास, अब यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट दिया जाएगा सीधा डाटा इंजीनियर को, ये वाला, इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। ये डेटा इंजीनियर को बोला जाएगा, ये लो भैया आपके पास एक कंस्ट्रेंट आया है, रियल टाइम सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है, एक वक्त में 10,000 यूजर प्रोडक्ट जनरेट प्लेस कर रहा है, तो उसकी आईडी जनरेट करनी है। ये काम अब डेटा इंजीनियर के पास चला गया, जो कि सबसे पापी बच्चा होता है इन सब में से। डेटा इंजीनियरिंग की जॉब सबसे मुश्किल होती है दुनिया में और सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है, ये आपको समझ आ जाएगा जब हम डेटा इंजीनियरिंग में जाएंगे। अभी आप सिर्फ बैकएंड पे रहो, आज तक हमने सिर्फ बैकएंड और डेवऑप्स तक करना है, हमने ये मशीन लर्निंग डेटा और ये आगे वाले काम नहीं करने, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे फिर, बिकॉज टाइम भी थोड़ा है आज। उसके बाद आईडी जनरेशन आ गया आपके पास, और उसके बाद हमारा क्या था, कैश ऑन डिलीवरी का आपको पता ही है, टाइम कैलकुलेशन है, ईमेल, अच्छा ईमेल्स और रियल टाइम लोकेशन आ गई, ठीक है। ईमेल्स के लिए अभी सेटअप अ नोड सर्वर, जिसमें हम एक एसएमटीपी सर्वर सेटअप करेंगे, स्टैंडर्ड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम सेटअप करेंगे नोड जेएस में। ये एक अलग से माइक्रो सर्विस होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ ईमेल सेंड करेगी आपके यूजर्स को, जिसमें प्रमोशनल ईमेल्स भी शामिल हैं, और इसमें आपके पास वो वाली ईमेल भी शामिल है जो आपको ऑर्डर प्लेस करने की फौरन बाद आती है कि योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, ठीक है। तो इसके बाद ईमेल्स होगी, ईमेल्स के बाद और क्या रहेगा आपके पास, एक रियल टाइम लोकेशन रहेगी, उसके बाद टाइम कैलकुलेशन है, सॉरी टाइम कैलकुलेशन,
टाइम कैलकुलेशन, इसकी एक अलग से एपीआई होगी जो कि Node.js में लिखी जाएगी। ये भी एक एपीआई है जो कि टाइम को कैलकुलेट करके आपको बताएगी। ये सारा कुछ रियल टाइम में आता है। तो जो जो चीजें रियल टाइम में आती है ना, वो सब डेटा इंजीनियरिंग के पास रहेंगी। डेटा इंजीनियर का काम होता है सिस्टम को डिजाइन करना, तो वो डेटा इंजीनियर आपके लिए डिजाइन करेगा बैठ के। टाइम कैलकुलेशन, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट चीज आपके पास है रियल टाइम लोकेशन, और उसके बाद पेमेंट गेटवे होगा, वोचर्स और चैलेंजेस, सॉरी वोचर्स। वोचर्स तो इसके लिए भी हम लोग बड़े मजे से MongoDB इस्तेमाल कर लेंगे। लाइक वेरी इजी वोचर सिस्टम बनाना MongoDB के अंदर। वोचर्स हो गया आपके पास, और अब पीछे क्या रहेगा, वोचर्स, ईमेल्स भी हो गए, रियल टाइम लोकेशन भी जाएगी डेटा इंजीनियर के पास, और चैलेंजेस और रिव्यूज हो गया, मेल लिस्टिंग होगी। तो यहाँ पे चैलेंजेस क्रिएट करना, कौन कौन से चैलेंजेस यूजर के पास हैं, विल स्टोर दैट इन MongoDB 2। अब देख लिया, हर एक मैंने आपकी पूरी प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर दिया है आपके उसके अंदर, बैक एंड और फ्रंट एंड के अंदर। अब आपकी मर्जी है, आपने ये वाला काम करना है जो कि आसान है। लाइक फ्रंट एंड डेवलपर बनना इज वेरी इजी, ठीक है। रिएक्ट नेटिव कर लो, यू कैन बी अ फ्रंट एंड डेवलपर। और बैक एंड डेवलपर बनना इज नॉट दैट इजी, बट स्टिल इजी रादर देन डूइंग डेवऑप्स। डेवऑप्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, ये भी आ गया है, पता चलेगा। तो अच्छा, अब चैलेंजेस आ गए MongoDB, और उसके बाद और भी सब क्या रहेगा, शॉप कैटलॉग पूरा कर दिया हमने, रिव्यूज भी हो गया, ऑथेंटिकेशन होगी, लिस्टिंग होगी। अच्छा, रियल टाइम लोकेशन रह गया बस, और बाकी कैश ऑन डिलीवरी रह गया। तो कैश ऑन डिलीवरी बैक एंड का काम है, इम्प्लीमेंट करे। और यहाँ से हम आ जाते हैं यहाँ पे टाइम कैलकुलेशन, उसके बाद रियल टाइम लोकेशन, रियल टाइम लोकेशन। और आपने देखा होगा फूड पांडा आपको इनसाइट्स देता है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है, तो यहाँ पे मशीन लर्निंग टीम का काम आ गया, रिकमेंडेशन सिस्टम बनाओ भैया, रिकमेंडेशन सिस्टम बनाओ। और रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए डेटा कौन देगा, ये आपको डेटा इंजीनियर ने देना है, ठीक है। रिकमेंडेशन सिस्टम बनाओ, यूजर, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, लाइक हम ग्राफ कह सकते हैं, सोशल नेटवर्क, लाइक सोशल नेटवर्क कह लो कि सोशल नेटवर्क यूजिंग ग्राफएक्स, या ग्राफएक्स इस्तेमाल कर लो, या जो भी आपके पास लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग की, मोस्ट प्रोबेबली ग्राफएक्स इस्तेमाल करो, या आपके पास पाइथन में अवेलेबल है मशीन लर्निंग के लिए। सोशल नेटवर्क, एक कोशिश करो कि आप एक ग्राफ क्रिएट कर सको कस्टमर टू कस्टमर का, ताकि हम ये पता लगा सकें कि किस शहर में लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। फिर आप प्रोडक्ट की क्लस्टरिंग करो, प्रोडक्ट को क्लस्टर्स करना, क्लस्टरिंग ये भी मशीन लर्निंग वाले का काम है कि वो प्रोडक्ट की क्लस्टरिंग करेगा और बताएगा कि किस इलाके में लोग क्या सबसे ज्यादा खा रहे हैं और किसका खा रहे हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स की आपके पास जो रेटिंग्स हैं उसकी बेस पे बताओ सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा, ताकि फूड पांडा वाले यानी कि हमारा स्टार्टअप, हम इसका नाम रख देते हैं, सोचो स्टार्टअप का नाम, सोचो क्या नाम रखें इसका। तो रेस्टोरेंट्स की रेटिंग भी होंगी ताकि हम ये पता लगा सकें कि कौन सा रेस्टोरेंट सबसे वेल परफॉर्म कर रहा है। हम उसके पास जाएंगे और उसका सेशन कराएंगे बाकी रेस्टोरेंट्स के लिए, सबके ओनर्स को जमा करके वहां पे हम एक इवेंट क्रिएट करेंगे, हमारे स्टार्टअप का पहला इवेंट। इस तरह एप्पल का इवेंट होता है, गूगल का इवेंट होता है, इस तरह हम खाने का इवेंट करेंगे जिसमें सारे रेस्टोरेंट्स के ओनर्स को बुलाएंगे और उनको वो सिलेक्टिव ओनर्स जिनका रेस्टोरेंट पूरा टॉप रैंक रहा है पूरे साल में, हमारी मशीन लर्निंग टीम ने हमें दिया है, तो उसका एक वो बताएंगे कि भैया ऐसे 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 करो ताकि आपका भी नेक्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट हो। अब इस डेटा कलेक्शन का जितना भी काम है, ऐप से, वेब ऐप से, हर जगह हर चीज हर काम करना है डेटा इंजीनियर ने। अभी डेटा कलेक्शन कर रहा होगा आपकी ऐप से, आपकी iOS ऐप से, आपकी एंड्रॉइड ऐप से और आपके वेब प्लेटफॉर्म से, ठीक है। आपकी ऐप से और वेब, जो डेटा कलेक्शन वाला काम है ये सारा आपका डेटा इंजीनियर ने करना है। ही विल राइट एपीआईज, ठीक है। ये स्पार्क की जॉब्स लिखेगा, स्पार्क जॉब्स, ठीक है। डेटा को हडूप पे स्टोर करेगा, हडूप, हडूप का नाम किसी ने सुना है? तो आपके पास हडूप होता है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हो, मैप रेड्यूस, और मैप रेड्यूस के थ्रू से गेट कर लेते हो। तो मैप रेड्यूस की क्वेरीज लिख लो या स्पार्क की जॉब लिख लो, ये आपकी मर्जी होती है, ये डेटा इंजीनियर के डिपेंड करता है। हडूप में हम स्टोर करेंगे डेटा को, और डेटा स्टोर होगा हाइव के अंदर या HDFS5 के अंदर, या आपकी मर्जी है डेटा इंजीनियर कि आपने किस में इस्तेमाल करना है। HDFS कर लो, ज्यादा बेहतर है, बिकॉज HDFS इज मोर पॉपुलर। हाइव भी बेहतर है, पर स्टिल यू नीड टू स्टोर 10 to 20 पीटाबाइट्स ऑफ डेटा। आपकी ऐप हर एक सेकंड में, लाइक जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, कंपनी की एक ऐप एक दिन में 20 GB का डेटा जनरेट करती है, 20 GB एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन में। और उनकी टोटल आई थिंक 7 ऐप्स हैं, तो 20 × 7 मेक्स इट 140, 140 GB का डेटा एक दिन में जनरेट होता है, सिर्फ इवेंट्स का डेटा है ये भी। क्या आपकी ऐप किस तरह से खुली, किस पेज पे कौन गया, कितने टाइम तक कौन किस पेज पे रहा, कौन सा पेज सबसे ज्यादा देखा गया,
किस पे लोगों ने परचेज किया, किस लिंक पे आकर लोगों ने परचेज किया, कहाँ से लोगों ने ऐप खोली। ये 1000 किस्म के इवेंट्स होते हैं जो कि फायरबेस आपको दे रहा होता है, स्ट्रीम कर रहा होता है रियल टाइम में। अब आपने फिर जब रियल टाइम स्ट्रीमिंग आएगी आपके पास, अब यहाँ पे स्पार्क स्ट्रीमिंग इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। अब ये भी डेटा इंजीनियर का काम है कि वो स्पार्क स्ट्रीमिंग को इंप्लीमेंट करे ताकि आपका रियल टाइम डेटा सारा कुछ आगे एक जगह पे स्टोर किया जा सके। इसके लिए आप AWS इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए AWS Kinesis नाम की एक लाइब्रेरी है, ठीक है, या आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, डेटा स्टोरेज करने के लिए भी आप ना इस्तेमाल कर सकते हो उसे AWS Redshift को ना। तो आपको हाइव HDFS 5 के अलावा आपके पास और ऑप्शन भी होती हैं, यू कैन यूज जिसे हम कहते हैं Amazon Redshift। तो Amazon Redshift जो है ना, कि AWS Redshift आपके पास एक है जो कि आपका सारा काम करती है। फिर आप Azure का डेटा लेक इस्तेमाल कर सकते हो टू स्टोर डेटा। तो ये डेटा लेक होता है Azure का, इसमें रॉ डेटा स्टोर हो रहा था सारा कुछ। ये आपके पास स्टोरेज मैकेनिज्म है। अच्छा, AWS Kinesis से आप स्पार्क स्ट्रीमिंग या आप इसकी जगह लिख सकते हो AWS Kinesis। ये दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हो। नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करता है स्पार्क स्ट्रीमिंग को आपका रियल टाइम मूवीज को स्ट्रीम करने के लिए। जब कोई नई मूवी आती है तो उससे वो लोड बैलेंस भी कर लेते हैं, सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल है। वरना आप AWS Kinesis इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको खुद नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम मिटा के इसकी जगह हम लिख देते हैं। ये सारा कुछ इसने कर दिया। फिर ये क्या करता है, एक ETL प्रोसेस बनाता है। ETL मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड। ये प्रोसेस क्या करता है, ये डेटा सोर्स से डेटा को लेता रहता है, कंज्यूम करता है, और उसके बाद उसको लेकर जाता है एक क्यू के अंदर जो कि एक मैसेज क्यू होती है, और फिर इसको आगे सेंड करता है बाकी टीम्स को, जिसमें बिजनेस इंटेलिजेंस की टीम बैठी होती है, CEOs बैठे होते हैं, वहां पे ग्राफ्स बनते हैं। तो यही वो बंदा होता है जो आपका डैशबोर्ड बना रहा होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम बैठ के। पावर BI का डैशबोर्ड, टैबलो का डैशबोर्ड, ठीक है। और यही वो बचा होता है जो कि आपके लिए वो लिख रहा होता है, डाटाबेस के स्कीमा लिख रहा होता है। तो डेटाबेस के स्कीमा से लिखेगा, ये क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करेगा। SQL की क्वेरीज को ऑप्टिमाइज भी इसी ने करना होता है। तो ये बहुत सारा काम है। डेटा बहुत लंबी लिस्ट है ये सारा कुछ, बिकॉज मैं खुद डेटा इंजीनियर हूँ ना, मुझे पता है कि क्या हाल होता है बंदे का। दिमाग जो है ना आपका हिल जाता है एकदम, मतलब समझ लग रही होती है कि इतना डेटा आ रहा है मेरे पास, थोड़ा सा भी अगर कहीं इधर उधर होगा तो क्या होगा, मतलब कॉस्ट बहुत पड़ती है ना। लाइक सोचो जरा कि एक दिन में 140 GB डेटा आपने लेके स्टोर करना है, वो भी रियल टाइम में आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, ठीक है। इमेजिन करो जरा ये सिनेरियो। और आपको बिठा दिया जाता है और आपकी डिग्री अभी पूरी नहीं हुई और आपको कहा जाता है कि सारे सोर्सेज का डेटा लो और सिर्फ ये लेके एक अलग से बोर्ड बनाओ और एक सारे रेवेन्यूज का डेटा अलग से उठाओ। लाइक पता लगाओ कि किस इवेंट के अंदर सिर्फ रेवेन्यू की कॉल है, तो उसको ऑप्टिमाइज करो, उसको निकाल के उसको SQL की स्टोरेज पे लेकर जाओ और वहां से फिर एक डैशबोर्ड क्रिएट करो। पावर, ये सब कुछ मैंने किया था एज एन इंटर्न। मैं इंटर्न था उस वक्त, मैं कोई फुल टाइम रोल पे भी नहीं था जब मैंने ये सारा बनाया था। तो ये डेटा इंजीनियर का। अब जब सब कुछ डेटा इंजीनियर कर लेगा ना, वो ये सारा डेटा जो स्टोर किया हुआ है वो इस मशीन लर्निंग टीम को देगा। मशीन लर्निंग टीम बैठ के रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएगी, सोशल नेटवर्क ग्राफिक्स के साथ जो भी लाइब्रेरी उनका दिल करेगा, प्रोडक्ट की क्लस्टरिंग करेगी, रेस्टोरेंट्स की रेटिंग पे उनकी क्लस्टरिंग करेगी। लाइक रेस्टोरेंट्स की क्लस्टरिंग होती है, ये रेस्टोरेंट की रेटिंग नहीं होती, ये रेस्टोरेंट्स की क्लस्टरिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको सारी टीम्स का रोल बता रहा हूँ, कंपनीज कैसे काम करती हैं रियल लाइफ में। अब आ जाओ लास्ट चीज जो कि हमारे पास डेवऑप्स है। ये हमारी लास्ट डिस्कशन है डेवऑप्स। अब ये डेवऑप्स टीम का काम क्या है, फ्रंट एंड, आपके पास जो फ्रंट एंड का बंदा है, फ्रंट एंड वाला बच्चा, फ्रंट एंड, उसको ये जोड़ देती है बैक एंड के साथ, उसे कहती है आ जाओ दोनों इकट्ठे हो जाओ, एक जगह पे आ जाओ, ठीक है। फ्रंट एंड को बैक एंड से जोड़ने का काम डेवऑप्स का है। डेवऑप्स वाला फ्रंट एंड वाले के पास जाके पहले इसका कोड रिव्यू करता है, फिर वो इसका कोड रिव्यू करता है। इसका भी कोड रिव्यू डेवऑप्स वाले ने करना है और इसका भी करना है। एक मीटिंग होती है जिसमें एक बाबा बैठा होता है सफेद दाढ़ी वाला, इतनी लंबी उसकी दाढ़ी होगी और वो आपको देख रहा होगा, घूर रहा होगा, आपका कैमरा भी उसने ऑन कराया होगा। कंपनीज में मोस्टली कैमराज ऑन होते हैं बिकॉज वो एक एनवायरनमेंट इस तरह का होता है ना ऑनलाइन में जब आप काम करोगे। वैसे तो आजकल ऐसे सब कुछ ऑन साइट है, ऑन साइट में वो आपके सामने बैठा होगा कुर्सी पे, वो ज्यादा और खतरनाक होता है। ऑनलाइन में तो पता है कि बाहर निकल के मार नहीं सकता, ठीक है, तो आपको एक एज मिलता रहता है, स्क्रीन से बाहर तो नहीं आएगा ना। तो वो आपके सामने बैठा होगा और वो घूर रहा होगा आपको पूरी आईब्रोज नीचे करके ना फुल, और वो कह रहा होगा स्टार्ट योर कोड रिव्यू। आप लाइन बाय लाइन उसको बताओगे कि ये फंक्शन ये करता है, ये फंक्शन ये करता है। वो आपको सिर्फ इतना बोलेगा, ये फंक्शन जो लाइन नंबर 27 पे लिखा है आपने, ये लाइन नंबर 17 पे क्यों नहीं लिखा आपने, जबकि मतलब दोनों का फिर वही बनता है, 17 पे लिखो या 27 पे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन तो फंक्शन है, जहां मर्जी लिखा है। ये कौन सा कोई C++ है जिसमें आपको प्रोटोटाइप क्रिएट करने पड़ेंगे, आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हो, तो फंक्शन से कौन सा फर्क पड़ता है, नीचे लिखो या ऊपर लिखो। बात तो सर है जब उसने एग्जीक्यूट होना है, बट नहीं, वो बोलेगा आपको कि लाइन नंबर 27 की जगह लाइन नंबर 17 पे क्यों नहीं लिखा। आप वहां परेशान हो जाओगे, जो लोग परेशान होने वाले हैं वो हो जाएंगे परेशान कि हाँ वाकई 17 पे क्यों नहीं लिखा। आप उसे कट करके 17 में पेश करोगे, वो और गुस्सा करेगा, कैसा मैंने कहा 17 में लिखा तो 17 पे लिखना था, तुम्हें खुद नहीं कुछ पता,
तो आप कहोगे वाह, पहले मुझे कहता है कि 17 पे, अब मैं 17 पे लेके जा रहा हूँ, तो अब मुझे कह रहा है नहीं वापस 27 पे लेके आओ, आप दोबारा ला कोड 27 पे कॉपी करोगे, इसे कहते हैं कोड रिव्यू। ठीक है, ये वो पहले फ्रंट एंड वाले का करता है, फिर वो बैक एंड वाले का करता है। बैक एंड वालों की ज्यादा क्षमता आती है, अगर आपकी छोटी सी गलती आपको मरवा सकती है। अब पेमेंट गेटवे आपको दिया है, अब लेट्स से आप एक बैकएंड इंजीनियर हो नोड जेएस के, और आपको ये 4 लोग हायर किए हैं उन्होंने सिर्फ इस प्रोजेक्ट करने के लिए। तो मैंने एक को दिया ऑथेंटिकेशन, एक को मैंने दिया पेमेंट गेटवे, एक को मैंने दिया रिव्यूज, और एक को मैंने दिया प्रोडक्ट लिस्टिंग। मैंने 1 वीक का टाइम दिया कि चारों बच्चों ये बैठ के बना लो और मुझे रिपोर्ट करो जब चारों के ऐप्स तैयार हो जाए। अब डेवऑप्स वाले का काम है इन चारों को लेके पूरी की पूरी माइक्रो सर्विस डिजाइन करे, ये काम बैकएंड वाले का नहीं है। डेवऑप्स वाले का काम है कि मेरे पास 4 सर्विसेज आ गई हैं, मेरे पास उसका फ्रंट एंड तैयार है और उनका बैक एंड तैयार है। नाउ आई हैव टू क्रिएट अ माइक्रो सर्विस। मुझे ये देखना है कि वेयर टू इम्प्लीमेंट व्हाट, ठीक है ना, वेयर टू इम्प्लीमेंट व्हाट। अब यहाँ से मेरा वेयर टू इम्प्लीमेंट व्हाट का मतलब है कि कहाँ पर कैश लगनी है, ठीक है, कहाँ पे कैश नहीं लगनी, कहाँ पर सीआई यानी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन लगेगी, और कहाँ पे कंटिन्यूस डिलीवरी लगनी है, कहाँ प्रोडक्ट डिलीवर होना है, हाउ मेनी इंस्टेंसेस टू डिप्लॉय। ठीक है, हमें कितनी इंस्टेंसेस चाहिए होंगी इसको डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है ना। डू वी नीड सर्वरलेस, क्या हमें सर्वरलेस पे जाना चाहिए या हमें इंस्टेंसेस पे रहना चाहिए, ठीक है। तो ये भी डेवऑप्स ने सोचना होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे डू वी नीड सर्वरलेस, ठीक है ना। डू वी हैव लाइक कह सकते हो, और क्वेश्चन क्या होता है, CI/CD, ठीक है। डू वी नीड कुबरनेटिस, डू वी, नहीं बल्कि यहाँ पे लिखो व्हाट वी नीड फॉर कॉन्फ मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये उसकी मर्जी होती है, वो एंसिबल ले, वो पपेट ले, वो कुछ भी ले। ऑटोमेटिक टेस्टिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ऑटोमेटिक टेस्टिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे उसकी मर्जी है, वो सेलेनियम इस्तेमाल करे या जो उसका दिल करे, ही कैन यूज एनीथिंग, उसकी मर्जी। मैं सिर्फ आगे बस लिखता जा रहा हूँ एग्जांपल, इसके आगे भी लिख देते हैं कि मैनेजमेंट के आगे यहाँ पे आपके पास पपेट होता है, पपेट, और आपके पास एंसिबल होता है, एंसिबल। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स हैं। पपर नहीं, पपेट आएगा, सॉरी। तो यहाँ पास पपेट आ गया, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद मेरा ये हो गया। अच्छा, उसके बाद का काम होता है कि सीआई इंप्लीमेंट करे। अब वो सीआई इंप्लीमेंट कैसे करनी है, या तो मैं गिटहब एक्शन से करूंगा, ठीक है, या मैं एक जेनकिंस का पूरा सर्वर बनाऊंगा। ये सारा कोड, ये सब कुछ डेवऑप्स में करना होता है, इसमें बैकएंड डेवलपर हेल्प नहीं करता डेवऑप्स वाले की, बिकॉज बैकएंड अगर 80,000 ले रहा है तो डेवऑप्स वाला 1.5 लाख ले रहा होता है एट द सेम मोमेंट, सेम एक्सपीरियंस के साथ, तो उसका काम भी ज्यादा होता है। या मैं अलग से एक जेनकिंस का सर्वर, जेनकिंस बेसिकली जावा का एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट टूल है जो कि इस्तेमाल होता है। और सी डी के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, कंटिन्यूस डिलीवरी करने के लिए, चाहे वो ऐप सर्विस हो, लाइक एजोर की ऐप सर्विस हो सकती है, इट कैन बी लाइक AWS की पाइपलाइंस हो सकती हैं, ये मेरी मर्जी है। AWS की पाइपलाइंस हो सकती हैं, और मेरे पास गूगल का क्लाउड रन हो सकता है, GCP में क्लाउड रन होता है आपके पास। ऐप सर्विस एजोर की, AWS की पाइपलाइंस, और उसके बाद आपके पास AWS एजोर के अंदर आपके पास ना एजोर डेवऑप्स भी होता है, तो लगे भी आप ऑप्ट कर सकते हो फॉर AWS डेवऑप्स। तो ये आपका पास कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी की पाइपलाइंस तैयार होगी। अब ये सारे डिसीजंस आपने लेने, और उसके बाद अब आपने सोचना है कि वेयर टू इम्प्लीमेंट व्हाट का मतलब कैश का इम्प्लीमेंट होगी, JWT लगे कि नहीं, जेसन वेब टोकन की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है, कुकीज के कैसे मैनेज होंगी, ठीक है, और आपका रिफ्रेशिंग टोकन कैसे काम करेगा, रिफ्रेशिंग मैकेनिज्म क्या होगा, रिफ्रेशिंग टोकन का मैकेनिज्म क्या होगा, कि टोकन रिफ्रेश किस तरह से हो रहे होंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, सोचो। ये वैसे तो ये चीज इंप्लीमेंट करना बैकएंड वाले का काम है, कैश, लेकिन इसको मैनेज करना और इसको डिसाइड करना कहाँ सब कुछ क्या होगा, ये काम है डेवऑप्स वाले का। रिफ्रेशिंग टोकन मैकेनिज्म हो गया, JWT हो गया, बस आई थिंक। और इसके अलावा और क्या होता है, सोचने तो मुझे, हाँ, इसके बाद सिस्टम डिजाइन, ठीक है, सिस्टम डिजाइन करना है इसने पूरे का पूरा, लाइक किस तरह से क्या चीज किस तरह जुड़ेगी तो किस तरह काम करेगी। उसके बाद इसने सोचना होता है कि मैंने और सोचने तो मुझे, तो हम्म, और क्या हो सकता है डेवऑप्स में। हाँ, जो QA टीम होती है,
क्वालिटी एश्योरेंस की टीम, उनके टेस्ट्स को ऑप्टिमाइज करना, यानी कि उसको ऑटोमेटेड टेस्टिंग रन करना। मैंने पहले ऊपर लिख दिया ऑटोमेटेड टेस्टिंग, बट यू स्टिल क्यूए टेस्ट को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो बाय टेस्ट के साथ, या अगर आप नोड, बल्कि आप नोड में काम कर रहे हैं तो यू विल यूज जेस्ट। जेस्ट या नोड जेएस का टेस्टिंग सूट है जेस्ट, तो आपको जेस्ट भी आना चाहिए बीइंग अ क्यूए इंजीनियर, अगर आपने क्वालिटी एश्योरेंस में जाना है या आपने डेवऑप्स में जाना है तो जेस्ट इज मस्ट टू नो। और इसके बाद टीडीडी करूंगा, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करूंगा मैं, जीरा पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करूंगा सारा, तो मुझे जीरा आना चाहिए। ठीक है, जीरा इज मस्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी, जिसके बगैर मैं डेवऑप्स इंजीनियर नहीं हो सकता, बल्कि मुझे ये ना सबसे ऊपर लिखना चाहिए था, आई जस्ट फॉरगॉट, तो मैं भी यहाँ पे लिख के इसको ऊपर ले जाता हूँ, वो है गिट और गिटहब। ठीक है, गिट स्लैश और गिटहब। अगर मुझे ये नहीं आता तो आई कांट बी अ डेवऑप्स इंजीनियर, नेवर। इसके बगैर मैं डेवलपर ही नहीं हूँ तो डेवऑप्स इंजीनियर मैंने कैसे बनना है? तो लाइक सबसे ऊपर हम लेके जाते हैं गिट और गिटहब को, बिकॉज इसके बगैर तो ना मैं, जब मुझे गिट और गिटहब नहीं आएगा मैं किसी का कोड रिव्यू क्या करूंगा, बताओ जरा मुझे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तब आपने देख लिया है कि आपके इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा काम है बैकएंड का, डेवऑप्स का और डेटा इंजीनियर का, तो इनको आप फिर तनख्वाह ज्यादा दे दो। इनको भैया लाख ले ले, 1.5 लाख ले ले, पर छोड़ के ना जा, काम करके दे मुझे पूरा, मुझे इस बिजनेस को लॉन्च करना है। ठीक है, अब किसी दिन टाइम मिला तो हम ये मशीन लर्निंग और डेटा इंजीनियरिंग को भी डिस्कस करेंगे कि ये काम कैसे होगा और ये काम कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। बाकी अगर हम डेटा इंजीनियरिंग सीखनी है तो मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया हुआ था आपके डिस्कॉर्ड पे, हर चीज पड़ी हुई है, हर चीज वहां पे है। आप बल्कि यहाँ मैं एक और चीज लिखना भूल गया, डॉकर और कुबरनेटिस के, हमें डॉकर की जरूरत है कि नहीं है, हमें कुबरनेटिस की जरूरत है कि नहीं है, ये भी डिपेंड करता है, डेवऑप्स डिसीजन लेना होता है कि भैया डू वी नीड दैट और डू वी नॉट। तो ये आपने देख लिया ना, काम रोल्स भी देख लिए, काम भी उनका देख लिया, काम की इंटेंसिटी भी देख ली है, इंजीनियरिंग का पूरा कल्चर देख लिया आज आपने कि प्रोडक्ट इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग क्या होती, कैसे प्लानिंग से लेके फिर उसके फीचर से लेके बैकलॉग से लेके उसका सारा कुछ डिजाइन किया जाता है, फिर टीम्स बनाई जाती हैं, टीम्स में टास्क डिवाइड किए जाते हैं, उन्हें काम दिया जाता है, फिर उन्हें पे किया जाता है। इन ये काम करने आपने पूरी जिंदगी और आपको इसी चीज के पैसे मिलने हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, जब आप नए नए जाओगे ना, आपको वो यहाँ पे रखेंगे या यहाँ पे रखेंगे, दोनों में से किसी एक। कभी भी आप एक नया फुल स्टैक डेवलपर नहीं बनते, बहुत रेयर चांस है कि कोई बड़ी कंपनी आपको फुल स्टैक डेवलपर डायरेक्ट रख ले, कभी भी नहीं रखता कोई। ठीक है, या तो वो फ्रंट एंड में रखेंगे या वो बैक एंड में रखेंगे, और आप जाते ही कभी भी डेवऑप्स इंजीनियर नहीं बन सकते। ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि कोई भी बच्चा जाता ही डेवऑप्स इंजीनियर नहीं होता। आप एक जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो, पर कभी भी पूरा डेवऑप्स इंजीनियर आप जाते ही नहीं बन सकते। वो 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस के बाद आपको करेंगे प्रमोट एक प्रॉपर डेवऑप्स में। आप हमेशा ही जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर हो गए या क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर के तौर पे जाओगे। तो शुरू में आपको इन दोनों में से किसी एक जगह पे रखेंगे, जैसे ही आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस होगा आपको इधर डाल देंगे, और जैसे ही आपका यहाँ पे 4 साल एक्सपीरियंस होगा, यानी कि 10 साल एक्सपीरियंस होगा आपका, तो यहाँ से उठा के ना आपको ले जाएंगे सोल्यूशंस आर्किटेक्ट पे। सोल्यूशंस आर्किटेक्ट वो जो कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हेड कर रहा होता है, जो बता रहा होता है, 4 लाख रुपया पर मंथ लेने वाला बंदा जो होता है, धनी बच्चा जो होता है, बच्चा तो नहीं होगा वो अंकल ही होगा उस वक्त तक, लेकिन 10 साल के एक्सपीरियंस फिर आप जाते हो। और जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं मशीन लर्निंग से, वो शुरू यहाँ से करते हैं, 5 साल के बाद उनको यहाँ भेज दिया जाता है डेटा इंजीनियरिंग में और डेटा कलेक्शन में और डेटा एनालिस्ट में। शुरू वो यहाँ से करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, और ऑलमोस्ट 5 से 7 साल 8 साल के बाद वो डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं, जो कि लोग लिंक्डइन पे पहले लिख रहे होते हैं डिग्री से भी पहले कि एंथुजियास्टिक डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, फ्यूचर टू बी डेटा साइंटिस्ट, तो डेटा साइंटिस्ट पता नहीं क्या है कुछ लिखते हैं। अल्लाह उनकी लंबी जिंदगी दे, मैं सिर्फ उनके लिए दुआ करता हूँ, बिकॉज लोगों को ना एक्चुअली में पता नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, लोग लिख देते हैं। जिस दिन उनके सर पे वो बात आएगी तब उनको पता चलेगा। तो आप स्टार्ट करते हो मशीन लर्निंग से, मैंने स्टार्ट किया था मशीन लर्निंग से ना, मैं कभी इस चक्कर में पढ़ा ही नहीं था, ना मैं कभी फ्रंट एंड में पढ़ा, ना मैं कभी बैक एंड में पढ़ा, ना मैं कभी डेवऑप्स में पढ़ा। मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, मेरी जिंदगी शुरू हुई थी मशीन लर्निंग इंजीनियर से। यहाँ से मैंने काम किया एज अ डेटा साइंटिस्ट, एक स्टार्टअप में 2 मंथ काम किया था सिर्फ। उसके बाद अब मैं इस साल सारा काम जो मेरा है वो सारा डेटा इंजीनियरिंग का है। ठीक है, अब डेटा इंजीनियरिंग करने के बाद जब मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई तो फुल टाइम पे अब जो मेरा काम है वो डेवऑप्स प्लस डेटा इंजीनियरिंग दोनों मिक्स है। ठीक है, बैकएंड में अभी भी नहीं कर रहा, मैंने बैकएंड किया है, पर वो मेरा एक स्टार्टअप के लिए काम है, वो बाहर का, वो फ्रीलांस है। ये वाला जो काम है ना, ये वाला बैकएंड वाला ये काम है तो मैं फ्रीलांसर करता हूँ। जो फुल टाइम मेरी जॉब है वो डेवऑप्स प्लस डेटा इंजीनियरिंग दोनों को मिला के बनती है। डेटा इंजीनियरिंग उसकी कोर पे है और डेवऑप्स उसकी आगे इम्प्लीमेंटेशन पे है, लार्ज स्केल पाइपलाइंस। बिकॉज जो कोड मैंने लिखना होता है वो एक वक्त में 1 मिलियन यूजर्स हैंडल कर सकता होना चाहिए, नहीं करेगा तो ऐप क्रैश करेगी, ऐप क्रैश करेगी तो मेरी छुट्टी हो जाएगी, मुझे निकाल देंगे बिकॉज आपका कोड लिखा हुआ। तो लाइक हम पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं AWS लैम्बडा के ऊपर सर्वलेस आर्किटेक्चर में। ठीक है ना,
और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो बिकॉज हमारी कंपनी में डेली का जो एक्टिव यूजर है ना, यानी कि लेट से 1 सेकंड का 7 की 7 ऐप्स कंबाइंड कर लो, यानी कि सारे मशीन लर्निंग के मॉडल्स जो हमारे पास हैं, तो वो 1 सेकंड में ऑलमोस्ट 30,000 एक्टिव यूजर आता है, बिकॉज 40 मिलियन डाउनलोड्स हैं ऐप के ऊपर। तो आपका कोड जो आपने मॉडल का लिखा है या आपने जो उसके रिटर्न और रिस्पॉन्स सारा कुछ लिखा है, वो इतना फास्ट होना चाहिए, इतना फास्ट होना चाहिए कि जो लैग है वो, हमारी जो ऐप में लैग, जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तब 8 सेकंड का लैग आता था मॉडल का। मैंने उस 8 सेकंड को कम करके 2 सेकंड पे लेके आया हूँ यूजिंग बस छोटे से प्रिंसिपल्स हैं कि इमेज अपलोड नहीं करना, इमेज को बेस 64 की स्ट्रिंग बना के अपलोड करना है या मल्टी पार्ट बना के अपलोड करना है यूजिंग आपके पास रिक्वेस्ट अंडरस्कोर टूलबेड नाम की एक लाइब्रेरी आती है जो कि आपकी मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट जनरेट कर देती है इमेज को डिफरेंट पीसेस में तोड़ के, तो उससे रिस्पॉन्स टाइम और वो सारा कुछ फास्ट हो जाता है। फिर उसका एक बैकलॉग रखना आपने S3 के ऊपर, Amazon S3 ये हमारा लैम्डा का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो हम नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं AWS के ऊपर NVIDIA Triton सर्वर के साथ, जो कि बहुत ही फास्ट चीज है। वो आपको रिस्पॉन्स को 2 सेकंड से कम करके मैंने उस रिस्पॉन्स को किया था 1000 मिली सेकंड के ऊपर, यानी कि इतनी लेटेंसी रिड्यूस कर दी है डेटा इंजीनियरिंग के साथ ना। ये सारा काम डेटा इंजीनियरिंग का है और साथ थोड़ा सा डेवऑप्स भी है, बिकॉज कुछ माइक्रो सर्विस भी मैं बना रहा हूँ आजकल, और कुछ एक CI/CD पाइपलाइन है जो कि इनकी अपनी एप्लीकेशन टचअप वगैरह के लिए छोटी मोटी लिखनी पड़ जाती कभी कभी अगर वो कहें तो, वरना मेरा काम सारा इधर डेटा इंजीनियरिंग में है। तो अब आपने देख लिया पाथ्स क्या होते हैं। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे फ्रंट एंड बैक एंड से तो आप डेवऑप्स और आर्किटेक्ट तक जाओगे। आप अगर मशीन लर्निंग से स्टार्ट करोगे तो आप डेटा इंजीनियरिंग और डेटा साइंटिस्ट और टीम लीड वगैरह इस तरह के रोल्स पे जाओगे। पर काम आपने सारा कुछ यही करना है जो यहाँ पे लिखा है ना, इसके बाहर कभी भी आपसे कोई कुछ नहीं करवाएगा। अब मैं आपको जो कहता हूँ कि प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ ताकि आपको जॉब मिले, वो मैं ये कहता हूँ कि लेट्स से, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ये ऑथेंटिकेशन, पेमेंट गेटवे, रिव्यूज, प्रोडक्ट लिस्टिंग, आईडी जनरेट, ईमेल्स, ये जितने आपके सामने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे मेरे पास तैयार पड़े हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर, बिकॉज मैंने हर एक प्रोजेक्ट पहले से बनाया हुआ। मैंने ऑथेंटिकेशन सिस्टम हर ऐप में, हर प्रोजेक्ट मैंने नोड.जेएस के साथ बनाया हुआ है, मैंने जेंगो के साथ बनाया हुआ है, मैंने फ्लास्क के साथ बनाया हुआ है, मैंने रूबी ऑन रेल्स के साथ बनाया हुआ है, मैंने जावा स्प्रिंग बूट के साथ बनाया हुआ है। मैंने हर एक फ्रेमवर्क के साथ ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना सीखा हुआ है इतने प्रोजेक्ट कर करके। ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे कोई भी ऑथेंटिकेशन दे दो किसी भी ऐप में बना लूंगा, .NET के अलावा, बस .NET में नहीं पता। पेमेंट गेटवे मैंने नोड में इंप्लीमेंट करना सीखा हुआ, मैंने जेंगो में इंप्लीमेंट करना सीखा हुआ, मैंने रूबी ऑन रेल्स में इंप्लीमेंट करना सीखा हुआ, सारे मैंने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हुए। तो अब मेरे पास अगर कंपनी मुझे कहती भी है ना कि आप पेमेंट गेटवे बनाओ, मेरे पास वो गिटहब पर पहले से पड़ा होगा, मैं सिर्फ उसको डाउनलोड करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा और उन्हें कहूंगा कि 1 वीक लगेगा और 1 हफ्ता मैंने आराम से चिल करना है, बिकॉज मेरे पास चीज पहले से तैयार है। अभी भी बायरों में मोस्टली जब टास्क दिया गया था कि आपने S3 बकेट को इंप्लीमेंट करना है लैम्डा के अंदर, मेरे पास वो कोड सारा पहले से लिखा हुआ था। मैंने जब लैम्डा की प्रैक्टिस की थी मैंने S3 को इंटीग्रेट करना सीखा हुआ था, तो मैंने वो कोड डायरेक्ट कॉपी किया, सिर्फ नाम बकेट का चेंज किया और वो चल पड़ा। मैंने उन्हें कहा कि मुझे 3 दिन लगेंगे भी करने में, 3 दिन मैंने मौज की, मैंने बाकी काम किया अपना। ठीक है, मैंने खुद पढ़ा। ये होता है कि जब आप खुद से प्रोजेक्ट इतने ज्यादा कर लेते हो ना, तो आपको जब कंपनी काम देती है आपको पहले से इंप्लीमेंट चीज पड़ी होती है। मेरे पास रिव्यू सिस्टम पहले से बना हुआ पड़ा है जेंगो के अंदर, वो नोड में नहीं है पर जेंगो में मैंने पहले से रिव्यू सिस्टम बना के रखा हुआ है। तो मुझे बस सिर्फ उसकी लॉजिक को दोबारा एक बार रीड करना है और मैं उसको नोड में इंप्लीमेंट कर लूंगा विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकंड। सिर्फ कोड की इंप्लीमेंटेशन चेंज होगी, बाकी सारा कुछ वही रहेगा, लॉजिक सेम है। ठीक है, रिव्यू पे रिव्यू किया जा सकता है, रिव्यू के ऊपर भी रिव्यू किया जा सकता है, यानी कि एक नेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो इंप्लीमेंट करना है आपने, के फेसबुक पर देखा होगा रिप्लाई किया जा सकता है। ठीक है ना, इसे कहते हैं कि नेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो ये नेस्टिंग स्ट्रक्चर मैंने जेंगो में बनाया हुआ है। ठीक है, मेरे पास पूरी एपीआई रेडी है, मुझे प्रोजेक्ट मैंने पूरा किया हुआ है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए मैंने ई-कॉमर्स लिस्टिंग एप्स काफी सारी बनाई हुई है, मैंने नोड में बनाया हुआ, मैंने रूबी ऑन रेल्स में बनाया हुआ, मैंने जेंगो में बनाया हुआ, तीनों में बनाया हुआ। आईडी जनरेट सिस्टम मेरे पास हर ऐप में पड़ा है, हर फ्रेमवर्क के अंदर मेरे पास आईडी जनरेट का सिस्टम पड़ा है। एसएमटीपी के लिए मेरे पास नोड.जेएस की इंप्लीमेंटेशन नोड मेलर से तैयार है, मेरे पास जेंगो की तैयार है, जेंगो मेल के साथ, और मेरे पास नोड उसकी भी तैयार है रूबी ऑन रेल्स की, और मेरे पास जावा स्प्रिंग बूट की भी तैयार है। मेरे पास ईमेल्स के तो इतने मैंने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं ना, यूजर की वेरिफिकेशन ईमेल, उसके बाद रिक्वेस्ट ईमेल, उसके बाद कंफर्मेशन ईमेल और पता नहीं क्या कुछ ईमेल, HTML ईमेल, सादी ईमेल विद लिंक ईमेल, और इन ऐप ईमेल जो होती है गिफ्ट्स के साथ ईमेल, तो सारा कुछ मैंने पहले से बनाया हुआ। फिर बस एक चीज यहाँ पे नहीं होती, टाइम कैलकुलेशन, जो कि मैंने पहले नहीं की हुई। ठीक है, वॉचर्स मैंने पहले बनाए हुए, ठीक है, डिस्काउंटेड कूपन्स मैंने पहले बनाए हुए सारे जेंगो के अंदर ना, मुझे पता है कैसे बनते हैं। चैलेंजेस भी मुझे पता है कैसे बनेंगे, बिकॉज सिर्फ एक इमेज लेनी है और उसके ऊपर आपने लगा देना है, एक ट्रांजेक्शन लगा देनी है jQuery की या जावास्क्रिप्ट जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, रिएक्ट की बेसिकली। तो एक गिफ लगा दो उसके ऊपर, एक गिफ ऊपर पेस्ट कर दो कि जैसे ही इसको स्क्रैच करो तो इसके ऊपर से ना ऐसे वो उतरता हुआ नजर आए कि आप उतार रहे हो ऊपर से, बल्कि ऐसा और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो
यहाँ पे अब CI/CD में मुझे गिट और गिटहब आता है, मुझे माइक्रो सर्विस इंप्लीमेंट करनी आती है, मुझे सर्वलेस का पता, मुझे CI/CD का पता है, मैंने पपेट एंसिबल पे काम किया, मैंने सेलेनियम के प्रोजेक्ट्स बना के रखे हैं, मेरे गिटहब पे सेलेनियम के 2-3 प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। मैंने गिटहब एक्शंस के साथ अपना खुद का प्रोजेक्ट अभी भी जो मैं कर रहा हूँ वो गिटहब एक्शंस के साथ CI/CD होता है, उसका जो क्लाइंट का काम है बाहर का, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐप सर्विस पे काम किया, मैंने AWS पाइपलाइंस पे काम किया हुआ है, गूगल क्लाउड रन पे किया हुआ है, एज़्योर डेवऑप्स पे सब पे किया हुआ, कैश इंप्लीमेंट की हुई है, JWT तो मैं रोज करता हूँ। अभी भी ये जो Node.js की एप्लीकेशन बना रहा हूँ, इसमें जो ऑथेंटिकेशन का जो मैकेनिज्म है ना इसके अंदर, वो सारा JWT के साथ होगा, जेसन वेब टोकन्स के साथ। कुकीज ऑटोमेटिकली बीच में आती हैं, रिफ्रेशिंग टोकन के लिए जरूरत नहीं, बिकॉज मेरी कोई ऐप इतनी बढ़िया है नहीं उसके लिए मुझे टोकन्स को रिफ्रेश करना पड़े। सिस्टम डिजाइन का लोगों को पता है, मैंने सिस्टम डिजाइन पे बहुत सेशंस कराए हैं, कि उबर का सिस्टम डिजाइन, नेटफ्लिक्स का सिस्टम डिजाइन, बल्कि नेटफ्लिक्स पे मैंने 4-5 सेशन कराए हैं कि नेटफ्लिक्स की डेटा इंजीनियरिंग कैसे काम करती है, ठीक है। मुझे क्वालिटी एश्योरेंस नहीं आती, मुझे जस्ट नहीं आता, ये मैं मानता हूँ, मुझे TDD का पता है, लेकिन मैंने कभी क्वालिटी एश्योरेंस नहीं की। मुझे जीरा आता है, हमारी कंपनी जीरा इस्तेमाल करती है, और डॉकर कुबरनेटिस का मैं वैसे ही चैंपियन हूँ, बिकॉज मैं करता ही सारा दिन डॉकर और कुबरनेटिस पे काम हूँ आजकल कंपनी का, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक एक्सप्लेन कर दिया आज, डिफरेंस बिटवीन वेब डेवलपमेंट एंड वेब इंजीनियरिंग। तो आज आपने इसको अपने साथ बांधना है और इस पर्सपेक्टिव में सीखना है। अब आपको समझ आ गया ना कि कैसे सीखोगे तो क्या मिलेगा। अगर आप इस पर्सपेक्टिव में, जिस तरह मैंने बताया ना, कि अप्रोच लेके उसको इम्प्लीमेंट करके उसका कोड लिख के सीखोगे, कल को आपको कुछ भी दे दिया जाए ना, आप एक इंजीनियर कहलाओगे। जिस तरह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, मैकेनिकल इंजीनियर होता है, उनको जब कुछ नया दिया जाता है वो पहले बैठ के सोचते हैं और फिर उसको बनाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो है ना, पाकिस्तानी जो डेवलपर्स हैं मोस्टली, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा काम जो हम आउटसोर्स करते हैं वो बेसिकली सर्विसेज हैं ही, ये इसकी क्या कहते हैं उसे, वो जो होता है फोन पे जो करते हैं, पता नहीं, वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह जो कहते हैं। हमारी 80% पाकिस्तान की जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज हैं वो प्रोडक्ट और आर्किटेक्चर्स नहीं है, बल्कि वो ये वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट के रिव्यू सिस्टम्स और सारा कुछ है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में इकोसिस्टम बने जहाँ पे प्रोडक्ट आर्किटेक्ट्स लोग पैदा हों, जहाँ पे आर्किटेक्चर्स बनाया जाए, जहाँ पे अपना पाकिस्तान के जितने भी स्टार्टअप्स हैं ये सब के जो आर्किटेक्चर्स हैं बाहर से बनाते हैं, इनके जितने भी VPs हैं वो सारे बाहर के हैं। आप उठा के देख लेना, बहुत बहुत ही रेयर है कि आपको पाकिस्तानी कंपनी का कोई पाकिस्तानी वाइस प्रेसिडेंट मिले, बहुत ही रेयर, बिकॉज पाकिस्तान में ये नॉलेज, इतना डेप्थ सिस्टम डिजाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज है ये मिलता ही नहीं है छोटे लेवल पर। बड़े लेवल पे भी बहुत ही रेयर है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस माइंडसेट को डेवलप करो। मुझे लगा 2 साल, मैंने 2 साल दिन रात एक करके सारा कुछ इंप्लीमेंट करना, सोचना, इस तरह से थिंक करना सोचा, बिकॉज ये चीज कभी भी आपको एक दफा करने से नहीं आती, ये लगातार मेहनत है। और मैं को बताया पूरी पूरी रात जाग जाग के सिस्टम डिजाइन समझने पड़ते हैं कि अच्छा अगर वहां पे कैश इस्तेमाल की तो वहां पे कैश क्यों की, अगर लेयर 4 लोड बैलेंसर लगाया तो लेयर 7 क्यों नहीं लगाया, कंसिस्टेंट हैशिंग की तो दूसरी हैशिंग क्यों नहीं की। अभी मैंने हैशिंग का यहाँ पे कहीं नाम नहीं लिया, डेटा इंजीनियर का काम एक और यहाँ पे लिख देता हूँ। उसका काम होता है हैशिंग को डिसाइड करे कि ग्लोबल पूरे पूरे प्रोजेक्ट में हैशिंग कहाँ कहाँ पर किस किस तरह इंप्लीमेंट होगी, ताकि और फास्ट किया जा सके आपके रिस्पॉन्स को, लेटेंसी को। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आपके वो जो है, क्या नाम है उसका, बाकी चीजें जो ब्लॉकचेन है और उसको डिस्कस करेंगे। आज वेब का मैंने आपको सारा बता दिया है, अब आपका सारा कुछ डिस्कॉर्ड पे आप सबको पता है, वहां पे एक एक चीज पड़ी है, बस आपने उसको सीखना इस तरह से, जिस तरह मैंने आपको समझाया ना, किस तरह सारी जिम्मेदारियां आपकी होंगी आगे जाके, तो आपने इसको इस तरह से सीखना जिस तरह मैंने बता दिया। अगर ये कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा, गारंटी, जेन्युइन बात है, ठीक है। तो अब कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। तो आज का सेशन में इतना ही था, तो कोई इसके बारे में सजेशन होगी तो आप मुझे दे सकते हो। आई एम ओपन टू सजेशंस। तो मैं बोर्ड शेयर कर देता हूँ। हाँ, गूगल मैप जारी बात है, बनाओगे तो उसकी API की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो अब मुझे बताओ कि कोई क्वेश्चन है किसी का कोई चीज समझ ना आई हो। हाँ, मैं बोर्ड का लिंक शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, ML डेटा साइंस डेटा इंजीनियरिंग डेवऑप्स, नहीं, आप उल्टा बोल गए हो। ML के बाद डेटा इंजीनियरिंग है और उसके बाद डेटा साइंस है। डेटा साइंटिस्ट इज द मोस्ट सीनियर रोल, ठीक है। तो डेटा साइंस सबसे टॉप रोल होता है, फिर डेटा इंजीनियरिंग सेकंड पे आता है और मशीन लर्निंग का सबसे जूनियर रोल होता है। और डेवऑप्स का लिंक आपको मशीन लर्निंग के साथ ही, डेवऑप्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेब फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फिर फुल स्टैक डेवलपर, फिर डेवऑप्स इंजीनियर और फिर सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, इस तरह होता है। यार मैं अब तो वैसे टाइम नहीं होता मेरे पास कुछ स्टडी स्टडी करने का, ना ही कोई बस जितना मुझसे दिन में घंटा 1.5 घंटा हो,
मुझे टाइम मिलता है ना उसके बाद वही मैं करता हूँ, उसके अलावा टाइम तो नहीं होता। हाँ मैंने पहले बहुत किया बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत फ्री था, 2 साल मेरे हो गए ना, तो 2 समर थे मेरे पास पूरे। तो अगर आप देखो समर में आपके पास ऑलमोस्ट 90 डेज होते हैं, 90 दिन। 90 दिन में अगर आप एक वीक में एक टेक्नोलॉजी सीखो तो हाँ मुझे पता है मैंने टेराफॉर्म मिस किया, मैंने भी और भी बहुत कुछ छोड़ा है, पर मुझे मैंने सिर्फ आपको एक ओवर भी दिया था। डेवऑप्स डिस्कस करना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद था सिर्फ ये था कि मैं आपको बताऊं कि किस पैटर्न में अगर आप तैयारी करोगे तो आपको जॉब बड़े आराम से मिल जाएगी कहीं भी जाओ। और ये पैटर्न आपको मैंने बता दिया ना आज, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स भी कर लेते हो अच्छे तरीके से, अच्छी ग्रिप बना लेते हो बहुत अच्छी, तो यू डायरेक्टली गो टू गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, कहीं भी चले जाओ, उनका टेस्ट क्लियर करो और वो हैरान रह जाएंगे कि बच्चे के डेवलपमेंट स्किल्स इतने अच्छे हैं। ठीक है ना। टेराफॉर्म जो है ना वो मैं कहता हूँ वो बिगिनर कॉन्सेप्ट नहीं, वो थोड़ा सा आगे चला जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड में चला जाता है, तो थोड़ी सी जरा ऑटोमेटेड चीजें आती हैं। तो वो भी इंशाल्लाह टेराफॉर्म मैंने इंशाल्लाह सोचा हुआ है, मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा एक फॉर्म मीटिंग के बाद ना। वो फॉर्म होगा बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँ, वो वीकली सीरीज या डेली सीरीज जिस तरह से भी मेरे से टाइम मैनेज हुआ, तो उसमें क्या हो कि डेली एक सेशन हो और हम उसमें डिस्कस करें कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की ना। फिर चाहे वो वेब की हो, चाहे वो मशीन लर्निंग की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, उसमें आपको बोलना अलाउ होगा, आप बोल सकोगे, आपके माइक्स ऑन होंगे, तो हम उसमें एक एज अ डिस्कशन के तौर पे हम मिल के एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। अब मैंने सोचा हुआ है कि या तो ये सीरीज बैकएंड और डेवऑप्स पे होगी, या ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे होगी, डीएसए के ऊपर होगी, और या ये होगी आपकी मशीन लर्निंग और डेटा इंजीनियरिंग के ऊपर। तो ये तीन ऑप्शन आपके पास होंगे, आपको एक फॉर्म आएगा, वो तीन बेसिकली तीन है, एक वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपने चेक करना है कि आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की सीरीज चाहते हो कि हम इम्प्लीमेंट करें, डिस्कस करें चीज़ों को, अरेज को डिस्कस करें, स्टैक को डिस्कस करें, एसटीएल को डिस्कस करें, यानी कि प्रॉपर डिस्कशन जिस तरह लोग बैठ के आपस में काम कर रहे होते हैं। और दूसरा जो या तो आप मशीन लर्निंग और डेटा इंजीनियरिंग पे करें, या तीसरा हम बैक एंड और टैब ऑप्स पे करें। वो आपके पास फॉर्म आएगा, फिल कर देना, जो मेजोरिटी होगा हम वही करेंगे। ठीक है। हाँ तनीश, आप डायरेक्टली डेटा इंजीनियरिंग में जा सकते हो, बट द थिंग इज अगर आप पाकिस्तान नहीं हो ना, आई होप कि आप पाकिस्तान में ही रह रहे हो, तो पाकिस्तान में यार कोई भी आपको डायरेक्ट डेटा इंजीनियर रखता ही नहीं है, बहुत रेयर। रेफरेंस हो ना तगड़ा फिर तो ठीक है, बट जो ऑलवेज स्टार्ट विद, हमेशा से आप स्टार्ट करते हैं उसके साथ मशीन लर्निंग के साथ, देन यू आर प्रमोटेड टू डेटा इंजीनियरिंग। ठीक है, डायरेक्टली डेटा इंजीनियर कोई नहीं रखता आजकल। तो ये एक बस, ये बात नहीं है कि नहीं जा सकते, जा सकते हो। मैंने एक दफा भी ये नहीं बोला कि, मैं तो बोला कि आप डायरेक्ट डेटा इंजीनियर बन सकते हो, आप डायरेक्ट डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो। ठीक है, आपके काम की वैल्यू, आपको काम आना चाहिए, आप डायरेक्ट वो बन सकते हो। पर पाकिस्तान में ये एक पर्सपेक्टिव है रिक्रूटर्स का कि जैसे एक प्रोसेस है पूरा, हम भी पूरा यहाँ से गुजर गए हैं, तो ये बच्चा डायरेक्ट वहां पे कैसे पहुंचे ना। तो ये एक उनका आपस में वो भी आ जाता है, इख्तलाफ भी आ जाता है। फिर आपको पता है पॉलिटिक्स पाकिस्तान की, तो ये सारा कुछ मिक्स करके तो मैंने उन सबके पर्सपेक्टिव में बताया कि ये सारा कुछ इस तरह से होता है। वो फॉर्म आपको मिल जाएगा, टीएस से सिलेक्ट कर लेना। उसमें अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे सीरीज करनी है, अगर आपने मशीन लर्निंग और डेटा इंजीनियरिंग पे करनी है तो हम उस पर कर लेंगे। उसमें तो बिग डेटा भी थोड़ा सा मैं डाल दूंगा, मैं आपको स्पार्क और अपाचे, हडूप, रिड्यूस, मैप रिड्यूस वगैरह का बता दूंगा, हाइव का भी बता दूंगा, क्लाउड एरा पे क्लस्टर क्रिएट करना सिखा दूंगा। काफी चीजें रहती हैं डेटा इंजीनियरिंग में तो, लेकिन डेटा इंजीनियरिंग में मुश्किल है बिकॉज वो लोग ही कोई नहीं डेटा इंजीनियरिंग वाले, यहाँ पे सारे के सारे वेब वाले ही हैं। तो आई होप कि हम बैक एंड और डेवऑप्स भी कर रहे होंगे, जो मुझे लग रहा है, या डीएसए पे भी हो सकता है। अगर कुछ आता है कि हम डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे बिल्कुल सी प्लस प्लस से शुरू करें, मैं लैंग्वेज तो नहीं सिखाऊंगा, बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम सी प्लस प्लस, एसटीएल, और एसटीएल से लेके कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग तक सारा कुछ, जिसमें ट्रीज, ग्राफ्स, क्यूज, हीप्स सब कुछ कवर करेंगे, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री। तो उसमें ये है कि मेरी भी तैयारी हो जाएगी आगे और आपकी भी हो जाएगी। तो वो आप फॉर्म फिल कर देना, उस फॉर्म के हिसाब से हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, तो हमें याद रखना। आज का रिव्यू लाजमी कर देना, मैं बोर्ड का लिंक शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको एक रुको जरा, मुझे ये लिंक क्रिएट करने दो। अच्छा, बोर्ड में ना कुछ एडिट वगैरह ना करना, ठीक है, एडिट वगैरह ना करना, इसको बस ऐसे ही रहने देना, देख लो, एडिट वगैरह कुछ ना करना। आई डोंट नो कि ट्रेलो आपको एडिट करने देगा कि नहीं करने देगा, बट स्टिल अगर आपको एडिट करने भी दे तो स्टिल डोंट एडिट एनीथिंग। हाँ वो फॉर्म आएगा, वो फिल कर देना, उसमें डीएस से सिलेक्ट कर लेना। अगर सारे लोग डीएस से करेंगे तो मैं डेटा सक्सेस पे करा दूंगा, मुझे तो कोई नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो लोग जितने ज्यादा सीख सकते हैं उतना सीख लें, बिकॉज हमारी जिंदगी का मकसद लोगों को गाइड करना, सिखाना, बताना, पढ़ाना, यही है।
तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आज मैंने आपको पूरा का पूरा वो चीज़ बता दी है जो आपने अगले 25 साल करनी है। अगर आप 25 साल टेक में रहोगे तो फिर आप मुझे, तब जब आप कर रहे होगे ना, तब आपको फिर मैं याद आऊंगा कि एक सेशन मैंने अटेंड किया था 24 जनवरी को 7:30 बजे 2022 में। ठीक है ना, वो फिर तब मुझे दुआ दोगे आप। चलो मिलते हैं, सी यू सून ऑन, पता नहीं कब, लाइक जब भी दिल करे, मतलब जब भी नेक्स्ट सेशन हो। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।